मॉर्निंग क्लास। चलिए तो आज शुरू करते हैं जलालुद्दीन अकबर के बारे में। हम पहले 2 लेक्चर्स में बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ चुके हैं पहले से ऑलरेडी। जहाँ कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो आप लोग कमेंट पे करिएगा। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो ओवरलैप होंगे तो आप अपना देख लीजिएगा जाके, ठीक है। कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ये दिया हुआ है, यहाँ पे हमने नोट कर दिया है अलग से। 15 अक्टूबर 1542, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। कहाँ पर होता है? अमरकोट में होता है। अमरकोट, अमरकोट कहाँ पर है? अमरकोट सिंध में है। सिंध कहाँ पर है? सिंध पाकिस्तान में है, ठीक है। और वहाँ पर राजा कौन थे? राणा रणविजय, राणा वीरसाल थे, वीरसाल, राणा वीरसाल, ठीक है। अब ये तो इसके जन्म से संबंधित हो गया। इसके बाद इनका अकबर, एक क्वेश्चन आता है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, तो उसकी ताजपोशी कहाँ पर होती है? तो एक कलानौर एक जगह है, कलानौर। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर पर होता है। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो भी इस नोट्स में दिया गया है। इसके बाद हम इस पर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी जैसे बाबर पे क्वेश्चन डिस्कस होगा, हुमायूं पर डिस्कशन होगा, फिर अकबर होगा, जितना मुग़ल काल है हम एक सीरीज़ लाके घटना चक्र में जितने सवाल दिए होंगे उसमें से हम सारे क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस कर देंगे, जिससे कि आप लोगों को कहीं दूसरी जगह जाना नहीं होगा। पूरी चीज़ें पढ़िए, सुनते जाइए, खुद मनन करिए। हो सके तो NCERT 11वीं क्लास की मध्यकालीन भारत पढ़िए, उससे आपको मतलब एक कहानी के रूप में आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मध्यकाल में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो NCERT बेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं फिर। जलालुद्दीन अकबर जो कार्यकाल है उसका 1556। 1556 क्या है? 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध है, सेकेंड वार, ठीक है। 1605 में मृत्यु होती है। उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि इसे संगठित भी किया। अब विस्तार प्लस संगठन, इनमें से अगर एक भी चीज़ नहीं होगी तो जो शिखर है, साम्राज्य को मजबूती आती है, वो नहीं आ पाती है। इसलिए अकबर ने दोनों पर ध्यान दिया। उसने विस्तार भी किया, मतलब वो नए क्षेत्र को जीत रहा था। वो पहले राजस्थान जीतता है, फिर गुजरात जीतता है, पंजाब जीतता है, उज्बेकों पर जीतता है, बंगाल बिहार उड़ीसा को जीतता है, नीचे अहमदनगर बीदर बरार जीतता है, उसमें कुछ हिस्सा जीतता है, कुछ हारता है, लेकिन संगठन पे भी काम करता है। वहाँ के लोगों पर जो मुग़ल साम्राज्य की सत्ता है उस पर उस हिसाब से व्यवहार नहीं करता है। उस शासन की दृष्टि से नहीं रहता, उसको टैक्सेशन से मतलब है। उसको है कि नहीं, हमारा छत्र छाया में ये लोग रह रहे हैं, मैं मुग़ल साम्राज्य का राजा हूँ। ऐसा नहीं कि धर्मांतरण, अंधभक्ति, ऐसा कुछ उसे चाहिए। उसे ये था कि नहीं, टैक्सेशन के तहत आप हमारे पॉलिसी के तहत आ जाइए, बाकी आप स्वतंत्र रहिए। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि उसमें वो उन लोगों को वापस कर देता है, उन्हीं राजाओं को उनका विजित क्षेत्र वापस कर देता है, ठीक है। और कहता है कि आप स्वयं शासन करिए, बट टैक्स के रूप में हमें भेजते रहिए, बगावत मत करिए, नहीं तो फिर युद्ध होगा, फिर आप मतलब सत्ता से विच्युत किए जाएंगे। इसलिए अकबर महान माना जाता है, क्योंकि उसने विस्तार भी किया, उसने संगठन भी किया और इसे अपने समय का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे समृद्ध राज्य बनाया। उस समय का, तत्कालीन समय का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे समृद्ध राज्य बनाया, ठीक है। आगे बढ़िए। वह साम्राज्य के मोर्चे पर हिंदुकुश पर्वत तक पहुंचाने में सफल रहा। हिंदुकुश पर्वत तक पहुंचाने में सफल रहा, यहाँ पर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खींचिए, मतलब इस तरह पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर। उसने तुर्रान, मध्य एशिया, ये तुर्रान कि उज्बेकों और ईरान के सफ़ीविदों की विस्तारवादी योजना की जांच की। जांच की का मतलब कि उसने परीक्षण किया कि ऐसा क्या है कि नहीं, उज्बेक बहुत कठिन है जीतना, उज्बेकों पर जीता नहीं जा सकता, या ईरान को नहीं जीता, वहाँ के लोगों पे को जीता नहीं जा सकता, क्योंकि अकबर विस्तार करना चाहता था। आगे देखेंगे कि उज्बेकों को हराता भी है। जो ये एरिया है ना पूरे मध्य एशिया का, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान थोड़ा बहुत कह सकते हैं, कठिन एरिया है। यहाँ पर भौगोलिक दृष्टिकोण से भी कठिन है। आप तुलना करिए कि अफगानिस्तान प्रारंभ से
लेकर आज तक कठिन बना हुआ है, दुर्गम बना हुआ है, जीता दुर्जेय बना हुआ है, दुर्जेय, जिसे जीता नहीं जा सकता है, ऐसी चीज़ बनी हुई है। अफगानिस्तान पर शासन करना बहुत कठिन है, मतलब ऐतिहासिक रूप से कोई नहीं जीत पा रहा है, और इसके बाद जीतते हैं हारते हैं, मतलब एक फिक्स टेन्योर की नहीं, अब इन्हीं की सत्ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आधुनिक काल में देखिए तो पहले यूएसएसआर आता है, अमेरिका आता है, सब हार हार के चले जा रहे हैं, वहाँ पर वहीं के लोग ही शासन कर पाते हैं। ठीक है, तो अकबर ने जांच की कि कैसे, परीक्षण किया उनकी नीतियों का कि कैसे हम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, पूरा एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया। जब अकबर मात्र 13 वर्ष का था तो सम्राट बना। ठीक है, उसके शासनकाल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग 1556 से 1570 का। ठीक, अकबर राज्य संरक्षक बैरम खान से स्वतंत्र हो गया। जो राज्य का संरक्षक था वो बैरम खान था, बैरम खान से स्वतंत्र हो गया। मतलब 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, अभी आगे आएगा तो भी हम बताएंगे, लेकिन थोड़े दिनों तक शुरुआत में, चूँकि 13 वर्ष का था तो हुमायूं का प्रिय आदमी था बैरम खान, वो अकबर का शिक्षक भी था, संरक्षक भी था, राज्य में मतलब वो सेनापति के रूप में भी भूमिका देता था, तो अकबर उसी के संरक्षकत्व में युद्ध लड़ा। हालांकि बैरम खान योद्धा था, मजबूत योद्धा था, उसने ही 1556 की लड़ाई जीती, हेमू पर विजय प्राप्त की। लेकिन अंततः धीरे धीरे अकबर, चूँकि अकबर का स्वभाव और बैरम खान का स्वभाव बिल्कुल उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव वाले थे, दोनों मिल ही नहीं पा रहे थे। जैसे चुंबक के 2 सिरे थे, वो कट्टर, उसके अंदर कट्टरता ज़्यादा थी। अकबर सहिष्णु था, धर्मनिरपेक्ष राजा था, अभी तो शुरुआत थी, 13 वर्ष का था, इसके बावजूद उसको समझ में आ रहा था कि नहीं, क्यों हम हेमू का सिर काट दें, हार गया ठीक है, हार जाने दीजिए, लोगों पर दया करिए, ऐसी चीज़ें थी जो एक राजा में नहीं देखी जाती थी। ये अकबर की शुरुआती लक्षण है, इसलिए ये अकबर धीरे 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 इतना महान होता चला गया। बैरम खान हुमायूं का पसंदीदा अधिकारी था, जो अकबर के शिक्षक होने के साथ साथ राज्य संरक्षक, मतलब राज्य का वजीर, खाने खाना की उपाधि। अब आप ये समझिए कि खाने खाना क्या है। खाने खाना की एक उपाधि है जो मुगल काल में एक बैरम खां को दी गई है, बैरम खां को दी गई है, दूसरा रहीम खान को दी गई है। रहीम खान, ये रहीम वही है जो कृष्ण भक्ति धारा से ओतप्रोत एक कवि, आप लोग सुने होंगे, हिंदी साहित्य में उनकी कुछ दोहे सुनते होंगे, ये बैरम खां के पुत्र हैं। ठीक है, और इन दोनों को खाने खाना की उपाधि मिली है, खान ए खाना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब्दुल रहीम खाने खाना और बैरम खां पिता पुत्र हैं, और आपस में इन दोनों को खाने खाना की उपाधि दी गई। बैरम खान ने हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के साथ पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया, तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर 13 साल का है, तो उससे मतलब नहीं, चूँकि जो साम्राज्य है वो सम्राट से जाना जाता है कि नहीं, उस समय सम्राट कौन है, तो भले ही बैरम खान लड़ रहा हो, मेन आदमी हो, लेकिन किसके तले लड़ रहा था, किस बैनर के तले था, तो अकबर के झंडे के तले। ठीक है, बैरम खान के मार्गदर्शन में मुगलों ने तेज़ी से कई युद्ध जीते। बैरम खान के मार्गदर्शन में मुगलों ने तेज़ी से कई युद्ध जीते। सिकंदर सूर जैसे अफगान दावेदारों पर जीत प्राप्त की। सिकंदर सूर जैसे अफगानों पर भी जीत प्राप्त की उसने। मालवा और गोंडवाना के पड़ोसी राज्यों सूरी और अन्य अफगानों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया। देखिए, मालवा जीतता है, गोंडवाना जीतता है, पड़ोसी राज्यों सूरी अफगान से सैन्य अभियान शुरू किया, और उसके सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए भी सैन्य अभियान चलाया। ये उसके विस्तार का समय था, विस्तार कर रहा था। ठीक है, आप पढ़िए, इसको समझ जाएंगे, इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। चित्तौड़ आप समझते हैं ना, चित्तौड़ क्या है,
क्योंकि आप अगर थोड़ा बहुत भी 10th तक भी हिस्ट्री पढ़े हैं तो आपको चित्तौड़, महाराणा प्रताप ये समझ में आता होगा, इतना मूलभूत जानकारी होगी। तो चित्तौड़ सिसोदिया की राजधानी। सिसोदिया क्या है? सिसोदिया एक तरह के राजपूतों की कई सारी नस्ल हैं वहाँ पर। जैसे सिसोदिया थी, जैसे कछवाहा थी। कछवाहा कौन थे? कछवाहा का एक उदाहरण आपको याद आएगा कि राजा भारमल थे। राजा भारमल, भारमल कौन थे? अकबर के ससुर थे। इनकी ही पुत्री थी जोधाबाई, जोधाबाई, ठीक है। तो ये जो सिसोदिया है ये भी एक राजपूत है, थोड़े से एरिया में, मतलब इनका अपना पूरा राजपूताना थोड़े थोड़े एरिया में डिवाइड, मतलब साम्राज्य डिवाइड था। आप ये समझिए कि कहीं पे सिसोदिया हैं, कहीं पर ये हैं क्या कहते हैं चौहान, कहीं पर कछवाहा है, ये सारी चीज़ें ऐसे बटी हुई थी, ठीक है। तो 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। चित्तौड़ के पतन बाद रणथंभौर और कालिंजर पर कब्जा कर लिया। चित्तौड़, रणथंभौर, अब कालिंजर पर कब्जा कर लिया। कालिंजर कहाँ पर? एमपी में, ठीक है। यहीं पर कालिंजर में ही मतलब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, कालिंजर अभियान के दौरान ही, ठीक है। अभी वो भी आगे टॉपिक आएगा, मतलब अकबर के बाद हम शेरशाह भी आएंगे। 1570 ईस्वी में मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर ने भी अकबर के सामने समर्पण कर दिया। अब लोग लड़ना नहीं चाह रहे थे। अब हुआ ऐसा कि चूंकि लोगों को लग रहा था कि नहीं अकबर का साम्राज्य पर्याप्त बड़ा हो गया है, तो मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर भी अकबर के सामने समर्पण कर दिया। क्योंकि उनको लग रहा था कि नहीं अकबर कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। वो कह रहा है कि नहीं आप सिर्फ शामिल हो जाइए, आप बहुत सारी हम मुगल साम्राज्य के तहत, मुगल साम्राज्य के झंडे के तहत आप अपने लोगों पर शासन करिए, आप ही शासक रहेंगे वो उस एरिया में, हम नहीं आएंगे, लेकिन बगावत ना हो, किसी दूसरे विदेशी शक्तियों के साथ न मिले। इसलिए कुछ चीज़ें आप हमारी मान लीजिए, जैसे वर्तमान में होता है कि नहीं कुछ एरिया ऐसे थे कि जैसे कश्मीर जो अभी ये हटाया गया 370, इसके पहले कश्मीर विदेश मामलों में, संचार मामलों में, सैन्य मामलों में भारत सरकार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अन्य सब मामलों में स्वतंत्र था। 65 तक तो और ऐसा था कि नहीं 1965 में जब सदर रियासत उनका प्रधानमंत्री स्वयं होता था। तो ऐसे ही समझिए, धीरे धीरे मतलब समझ जाएंगे कि नहीं कैसे अकबर शासन करना चाहता था। वो कहता था कुछ मामलों में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन विदेश नीति आपकी हम गवर्न करेंगे, आपका जो अर्थव्यवस्था है वो हम करेंगे, राजस्व रेवेन्यू का जो कलेक्शन है वो हम करेंगे, बस आप शासन आप रहेंगे, आप अपना चलाते रहिए, समय समय पर हमें वहाँ से निकलना है, गुजरना है तो हमें कोई अड़चन ना आए। राजस्थान जीतेंगे तो हमें रास्ता चाहिए गुजरात जाने के लिए, इसलिए वो ऐसा कर रहा था, ठीक है। आगे बढ़िए। इस प्रकार 1570 ईस्वी तक अकबर ने लगभग पूरे राजस्थान पर कब्जा कर लिया। 1570 तक अकबर ने पूरे राजस्थान पर कब्जा कर लिया। राजस्थान जीतना बहुत ज़रूरी था। राजस्थान में वो पीस चाहता था, क्योंकि एक तो वो दिल्ली के बहुत नज़दीक था, अजमेर, गुजरात, जहाँ पर भी वो चाहता था। अभी तो दिल्ली वास्तविक रूप से सत्ता का केंद्र नहीं बन पा रहा था, तो वो शांति चाहता था बिल्कुल, क्योंकि आगे वो बढ़ेगा तो गुजरात मिलेगा। गुजरात कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन व्यापारिक क्षेत्र होता है, जहाँ से लोग आ जा सकते हैं, जहाँ से व्यापार ज़्यादा होता है। इसलिए वो अभी देखिएगा, आगे देखिएगा गुजरात भी जीतेगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण करेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अकबर की उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक यह भी थी कि पूरे राजस्थान की अधीनता के बावजूद राजपूतों और मुगलों के बीच कोई शत्रुता नहीं आई। देखिए पूरा राजस्थान समर्पण कर गया, ये अकबर की महानता थी, ये अकबर की उपलब्धि थी कि आपने पूरे एरिया को जीत लिया, पूरा राजस्थान जीत लिया। जो राजस्थान मतलब प्रारंभ से वही बगावती तेवर उन्हीं के थे, क्योंकि वही उस मोर्चे पर थे, वही बॉर्डर लाइन पर थे, तो वो लड़ते थे, वो अपना संघर्ष जारी रखते थे, चाहे वो इब्राहिम लोदी के समय हो, चाहे बाबर के समय हो, वो लड़े हैं और अपने हक के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने ज़मीर के लिए लड़े हैं। लेकिन अकबर से जब उनकी मित्रता हुई या कुछ ऐसी संधियाँ हुई, जैसे एक शब्द आता है कि मुगल राजपूत नीति लेन देन पर आधारित थी। आप समझिए, लेन देन पर आधारित थी राजपूत नीति। ऐसा क्यों है अभी देखते हैं। कुछ न कुछ दोनों को मिला, जैसे राजपूतों को क्या मिला, राजपूतों को क्या मिला समझिए,
राजपूतों को मुगल प्रशासन में हिस्सेदारी मिली। मुगल प्रशासन में हिस्सेदारी मिली, ठीक है। इसके बाद सम्मान मिला उनको, मनसबदारी मिली, ठीक। उनको उनका एरिया वापस किया गया, उनको उनके सम्मान के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई कि नहीं, ऐसा नहीं था कि नहीं आप अगर हमने आपको आपके एरिया पर विजय प्राप्त कर ली है तो आप पर हम दूसरे हिसाब से शासन करें, ना, ऐसा नहीं था। ये अकबर की सूझबूझ वाली नीतियाँ थी। और इसी तरह से मुग़लों को क्या मिला? अब अगर मुग़लों को देखें हम कि मुग़लों को क्या मिलता है, एक मिनट, मुग़लों को क्या मिलता है? मुग़लों को पूरा राजस्थान पहली बात तो मिलता है, शांत प्रिय इलाका मिलता है, दूसरा मजबूत योद्धा मिलते हैं, मजबूत योद्धा मिलते हैं जो लड़ाके थे, जो लड़ाई में माहिर थे, जो उनके खून में था, जो उनके जीन में था, नहीं लड़ना है। वो उस पृष्ठभूमि से आते थे, वो उस कठिन एरिया से आते थे जहाँ पानी की कमी, हर एक चीज़ों में समस्या थी। राजपूताना राजस्थान का एरिया देखिए आप, कठिन है, बंजर भूमि है, उबड़ खाबड़ ज़मीनें हैं, तो शारीरिक रूप से जो लोग थे बहुत मजबूत थे। अकबर को ऐसे लोग मिले। आगे देखेंगे कि जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो अभी हम आपको पढ़ाएंगे कि एक राजपूत को दूसरे राजपूत के विरुद्ध लड़ाया उसने और जीतता है। यही वो चाहता था, इसको लेन देन की, मतलब दोनों को कुछ ना कुछ मिला, इसीलिए संबंध नहीं बिगड़े, इसीलिए मतलब पूरा ये सब उनके संबंध हमेशा अच्छे रहे। उसने उनको सम्मान अकबर ने प्रॉपर दिया उन लोगों को। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। अकबर की राजपूत नीति मुगल राज्य के साथ साथ राजपूतों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हुई, ठीक है। मुगलों के लिए तो लाभदायक थी, राजपूतों के लिए लाभदायक थी। एक शब्द आता है वतन जागीर, अभी हम पढ़ा भी देंगे। वतन जागीर का मतलब था कि आप पर विजय तो प्राप्त कर ली है, अगर जैसे समझिए कि राजपूत और मुग़ल, तो मुग़लों ने राजपूत और मुग़लों ने हरा तो दिया है इनको, लेकिन राजपूतों को अपना क्षेत्र वापस कर दिया कि जाइए आप अपने लोगों पर शासन करिए। ये जो ऐसा क्षेत्र था, इस पूरे क्षेत्र को ही वतन जागीर कहते थे, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। एक और इस गठबंधन ने मुग़लों के लिए योद्धाओं की सेवाओं को सुरक्षित किया। मुग़लों के लिए योद्धाओं की सेवाएं, योद्धा कौन? राजपूत। जबकि दूसरी ओर इसने राजस्थान में शांति सुनिश्चित की, इससे शांति भी सुनिश्चित हो गई, ठीक है। जब शांति होगी तो आगे बढ़ेंगे, फिर हम राजस्थान के बाद गुजरात जीतने का प्रयास करेंगे। कई राजपूत मनसबदारों को वतन जागीर, यही वतन जागीर की हम बात कर रहे थे, के रूप में अपने स्वयं के प्रदेश सौंपे गए, जो वंशानुगत और गैर हस्तांतरित थे। जो वंशानुगत तो थे ही, मतलब आपकी हायरार्की में आएंगे, ऐसा नहीं कि हमने आपको पुत्र को आपके पिता को दिया या एक राजा को दिया तो उसके बाद उसके पुत्र को नहीं मिलेगा, लेकिन गैर हस्तांतरित थे, हस्तांतरण नहीं कर सकते थे आप। ऐसा नहीं था कि आप बगावत कर दें कि आप इनको दे दें, या आपका सेनापति बगावत कर दे। भाई प्राचीन काल में तो यही होता था ना, सेनापति ने मार दिया। प्राचीन काल में अब जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे साम्राज्य हैं जहाँ सेनापति मारता है अपने राजा को और खुद ही आ जाता है, शुंग वंश, बहुत सारे ऐसे हैं। राजपूत भी मुगल सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच गए, जबकि यहाँ पहुंचना बहुत कठिन था, ठीक है। अकबर की धार्मिक नीति व्यापक धार्मिक सहिष्णुता के साथ जुड़ी थी, धार्मिक सहिष्णुता थी धार्मिक नीति में। उसने तीर्थ यात्रा कर, ये सवाल आता है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन बनता है कि तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब की गई? 1563 में। क्वेश्चन सीधे पूछता है, क्वेश्चन मिलान में भी पूछेगा, आपको इधर टेबल दे देगा, इधर टेबल दे देगा, 3-4 योजनाएं कि अकबर से संबंधित इबादत खाने का निर्माण, मजहर की घोषणा, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति। तो जजिया कर 1564 में ख़त्म करता है। हालांकि बदायूनी कहते हैं कि अकबर ने अंतिम रूप से जजिया 1579 में ख़त्म की। घोषणा यहाँ पर कर दी थी, लेकिन वो ख़त्म होते होते इतने समय लगे, 1579 में ख़त्म हो पाई।
उसने युद्ध के दौरान बनाए गए बंदियों को जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी। पहले ये होता था कि जो बंदी बनाए गए लोग उनको धर्मांतरण करना होता था। अकबर ने ऐसा नहीं किया, यही अकबर को महान बनाता है। इसीलिए आज भी हम बहुत कम शासक हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि नहीं अकबर महान, अशोक महान, अकबर महान, सिकंदर महान। सबके साथ क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसकी पॉलिसी दूसरी थी, उसका साम्राज्य बड़ा था। आगे बढ़ते, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ये राणा प्रताप है। मेवाड़ के शासक राणा प्रताप ने मुगल बादशाह को सबसे गंभीर चुनौती दी और अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। ठीक है, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह को सबसे गंभीर चुनौती दी और अकबर के सामने कभी समर्पण नहीं किया। ये कहानी आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, महाराणा प्रताप के वीर रस और थोड़े गाने भी सुने होंगे। ये वही महाराणा प्रताप है, समर्पण नहीं किया। हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना द्वारा राणा प्रताप को पराजित किया गया। अब देखिए, ये राजपूत नीति है अकबर की। किसने किसको हराया? मान सिंह ने। मान सिंह कौन है? राजपूत हैं। राणा प्रताप कौन है? राजपूत है। इस राजपूत नीति का फायदा मुगल साम्राज्य को मिला, जो उसने उनको सम्मान दिया, जो उनको उसने मुगल प्रशासन में स्थान दिया, इसका फायदा उसको मिला। मान सिंह कौन है? मान सिंह अकबर के ससुर के पोते हैं। ठीक है, उसने उसी को लड़ाया महाराणा प्रताप के खिलाफ और जीतता भी है वो। महाराणा प्रताप सरेंडर नहीं करते हैं, महाराणा प्रताप निर्वासन के समय बिताते हैं, वो कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। हालांकि आगे उनके बेटे ने संधि की है जहांगीर के साथ, आगे बात करेंगे उसके बारे में। मेवाड़ की हार के बाद अधिकांश प्रमुख राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी। अगर महाराणा प्रताप मान लीजिए निर्वासन जो एक महान योद्धा थे, वो अगर ऐसा कर लेते थे, वो अगर पराजित होकर कहीं चले गए, तो अब जो राजपूत के और अन्य शासक थे उन सभी ने ये सोचा कि नहीं, अब अधीनता स्वीकार कर लेने में ही समझदारी है, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। दूसरा कार्यकाल आता है 1570 से 1585, इसके बारे में पढ़ते हैं। गुजरात में सैन्य अभियानों के बाद गुजरात में सैन्य अभियानों के बाद समझिएगा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर विजय अभियान चलाए। 1572 में अकबर ने अजमेर के रास्ते अहमदाबाद में आगे बढ़ा और गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह को बिना किसी गंभीर प्रतिरोध के सामान्य युद्ध में हरा दिया। ठीक है, 1572 में। अब मुजफ्फर शाह को हराया 1572 में गुजरात में। यही मुजफ्फर शाह के पिताजी थे जब हुमायूं शासक था, और हुमायूं को वहाँ की रानी कर्णावती ने बुलाया था कि नहीं, हमको यहाँ के राजा परेशान कर रहे हैं और आप आइए। रक्षाबंधन में राखी भेजी थी। अगर ये चीज़ें कुछ ऊपर से लग रही हो, वैसे आप सभी समझदार हैं, तो आप हमारा पुराना वीडियो हुमायूं वाला देखिए, आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। 15-20 मिनट का वीडियो है, हुमायूं से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट था वो हमने उसमें डिस्कस किया है। तो ये वही थे, यहाँ पर हुमायूं का पुत्र अकबर, वहाँ पर उस राजा का पुत्र मुजफ्फर शाह। ठीक है, गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, गुजरात विजय, ये बुलंद दरवाजा, ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए। मुगल साम्राज्य अपने स्थापत्य के लिए जाना जाता है। आगे बढ़िए। और हाँ, यहाँ पर मुजफ्फर शाह के पिताजी का नाम आपको ढूंढना है कि गुजरात में मुजफ्फर शाह जो शासक थे, उनके पिताजी हुमायूं के दौरान कौन शासक था। ठीक है, आप पुराना वीडियो देखिए, आप यूट्यूब में अन्य कहीं पर जाइए, कमेंट कर दीजिए, देखिए, समझिए, तो कौन आपको ना सीक्वेंस पता रहेगा कि नहीं, यहाँ उस समय ये थे, इस समय ये, ऐसे सन भूलता रहेगा। आगे बढ़िए। 1585 से 1605 ये तीसरा कार्यकाल आता है। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए, कंधार को सफ़ीदों से जब्त कर लिया। सफ़ीद ये यहाँ पर कब्जा किए थे कंधार में, इनसे कंधार भी जीत लिया। मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद कश्मीर का काबुल तक विस्तार हुआ, कश्मीर का काबुल तक विस्तार कर दिया। 1585 ईस्वी तक मुगल वर्चस्व उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थापित हो गया। ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र सबसे ज़्यादा कठिन क्षेत्र था जीतना। भारत का जो मेन एरिया है, इधर तो जीतना सरल था, लेकिन जैसे ही दक्कन जीतना कठिन है, उतना ही उत्तर पश्चिम क्षेत्र जीतना कठिन था। तो वहाँ पर कबीलाई लोग थे जो घुड़सवारी में, तीरंदाजी में, इन सब में माहिर होते, उन पर शासन करना उन क्षेत्र के लोगों को जितना कठिन था, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी और स्थानीय दृष्टिकोण से भी।
तो दोनों चीज़ें थी, इसलिए इस एरिया को 1595 तक अकबर जीत लेता है। उत्तर पश्चिम का एकीकरण और साम्राज्य की सीमा तय करना अकबर के दो प्रमुख योगदान थे। उत्तर पश्चिम का एकीकरण किया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे पूछेंगे ये मेंस में है, समझ लीजिए लेकिन कॉन्सेप्ट कि अकबर के दो प्रमुख योगदान या अकबर का योगदान। तो अकबर के जब आप योगदान गिनाएंगे तो आप बताएंगे कि नहीं धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक यहाँ पर एक ये भी है कि उत्तर पश्चिम का एकीकरण किया और साम्राज्य की सीमा तय कर दी। सीमांकन करना बहुत बड़ी चीज़ है कि ऐसा नहीं था कि नहीं आप कहीं पर भी हैं, ये पूरा सीमा बनाना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये अकबर ने किया। दक्कन में अभियान शुरू हुए, बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। दक्कन पर अभियान शुरू हो गए। अब बरार, खानदेश और अहमदनगर, बरार खानदेश तो पूरा जीत लिया, अहमदनगर का कुछ हिस्सा जीतता है, इसको पूरा शाहजहाँ जीतेगा जाके आगे। कला एवं वास्तुकला, अब आगे बढ़िए। उन्होंने लाल बलुआ पत्थर से आगरे का किले बनवाया। लाल बलुआ पत्थर से आगरे का किला, अब क्वेश्चन बनता है आगरे का किला किसने बनवाया, तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया। उसके अन्य किले लाहौर और इलाहाबाद में। इलाहाबाद का किला फेमस किला है, लाहौर का तो नहीं दे सकते आप, आगरे का जाइए देखिए, विजिट करिए। इलाहाबाद का किला अंदर से नहीं जा सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं, लेकिन अंदर से चूँकि वहाँ पे सेना का पूरा बेसमेंट है। इलाहाबाद के किले की खासियत है कि मान लीजिए ये किला है, ये मेन फ्रंट डोर है, ये दरवाज़ा है, तो यहाँ पर इस एरिया में पानी है, इस एरिया में पानी है और इस एरिया में पानी है, तीन ओर से गंगा और यमुना से घिरा है, सामने सिर्फ स्थल मार्ग है। अब सोचिए भू राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको आप समझिए कि किला ऐसी जगह पर बनाना जहाँ तीन ओर से आप सुरक्षित हैं, एक और आप मतलब आपका निकास आना जाना, तो आप तीन जगह से सुरक्षित हो गए। एक ही ओर से आपको लड़ना है तो हमेशा सुरक्षा की दृष्टिकोण से इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता था कि ये किला कहाँ बनना है। तो इलाहाबाद का किला आप देखिएगा गंगा यमुना से घिरा हुआ है तीन तरफ से और सिर्फ एक तरफ से खुला है, वो ऐसी जगह पे किला बनाया अकबर ने। हिंदू रूपरेखा डिजाइन पर मन मंदिर के अनुसार उसने आगरे के किले में जहांगीर महल का निर्माण किया। जहांगीर महल का निर्माण किसने किया, अकबर ने किया, और हिंदू परंपरा के अनुसार किया उसने। ठीक, ये आगरा का किला है, रेड फोर्ट। कभी मौका लगे तो जाइए, घूमिए, एक्सप्लोर करिए। उन्होंने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी क्या है, विजय का नगर, पूरा एक नगर बसा दिया उसने। अकबर ने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी एक पूरा नगर बसाया। अभी आगे और पढ़ेंगे। इसमें सबसे शानदार इमारत जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद, और इसी का प्रवेशद्वार मुगल बुलंद दरवाज़ा है। यही बुलंद दरवाज़ा जो उसने 1572 में गुजरात विजय पर बनाया था, ये वही बुलंद दरवाज़ा है। सबसे इम्पोर्टेंट मस्जिद, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जामा मस्जिद, वहाँ पर जो मुख्य इमारत है उसका बुलंद दरवाज़ा, और बुलंद दरवाज़ा इसे 1572 ईस्वी में गुजरात पर अकबर की जीत की याद में बनाया गया था। और ये हमने आपको अभी बताया कि बुलंद दरवाज़ा कब बना था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। पूरे डिस्कशन में जो 1-1.25 घंटे का होगा उसमें आपको 20-25 फैक्ट मिलेंगे, बाकी कहानी है, कहानी चलती जा रही है। तो आप उस 20-25 फैक्ट को कहीं कागज़ पे नोट कर लीजिए, एक तरफ से आप पढ़ते जाइए, आपको हम पूरा इतिहास ख़त्म कर देंगे, एक समय से लेके अंतिम समय तक। जहाँ भी कठिन लगेगा आप बताइए कैसे क्या है, क्या करना है, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सिर्फ धैर्य रखिए, हम खुद ही पढ़ते हैं, हम खुद नौकरी करते हैं, हमारी पूरी टीम सेलेक्टेड लोगों की है, इस आधार पर समय थोड़ा सा कम मिल पाता है। तो ये चलेगा, नियमित चलेगा। टेस्ट सीरीज पे हम लोग सोच रहे हैं कुछ काम किया जाए कि आप लोगों को पुराने आए हुए जितने क्वेश्चंस हैं कहीं से भी मिले, दृष्टि का मिले, ध्येय का मिले, कुछ भी जो हम लोग आप लोगों को मतलब 30 मिनट में 150 क्वेश्चन डिस्कस कर डालें, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि आगे से डाला जाए। जैसे आप अपना टहल रहे हैं, मान लीजिए आपने ईयरफोन लगाया, टहलते हुए आप सुनते चले जा रहे हैं, इस तरीके से हमारी योजना है। उसमें कहाँ तक का अभी हो पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं इस पर इन्वॉल्व, 2 ही 3 लोगों का ये पूरा स्टार्टअप चल रहा है। आगे बढ़िए। फतेहपुर सीकरी की अन्य महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जोधाबाई का महल, ठीक है, 1 नंबर। बौद्ध विहार से प्रेरित पंचमहल इमारत। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जोधाबाई का महल आप जान जाएंगे कि मान लीजिए
फतेहपुर सीकरी, लेकिन पंचमहल, हवा महल, आपको लगेगा कि ऐसा तो नहीं कि जयपुर में है, राजस्थान में। तो पंचमहल कहाँ पर है? पंचमहल फतेहपुर सीकरी में। दीवाने आम, दीवाने खास, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये पूरे चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। इनमें आप इंपॉर्टेंट लगाइए, इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इनमें आप नोट कर लीजिए कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। दीवाने आम, दीवाने खास सरल है, आपको पता चल जाएगा कि जहाँ बैठेगा वही दीवाने आम बनेगा, वही दीवाने खास बनेगा, ठीक है। बौद्ध विहार से प्रेरित पंचमहल, पंचमहल चूँकि थोड़ा सा हवा महल से मिलता जुलता उसका है, इसलिए ऐसा बनाया गया है कि नहीं वो भूले ना आप, तो वह फतेहपुर सीकरी में है। और जोधाबाई का महल, उसने सिकंदरा, आगरा के पास अपना मकबरा बनवाया जिसे जहांगीर ने पूर्ण किया। अब अकबर का मकबरा कहाँ पर है? जहांगीर सिकंदरा में। जहांगीर ही पूर्ण करवाएगा। पूर्ण तो तभी होगा ना जब जिसने बनवाया और जिसने अपने लिए अगर बनवा रहा है तो वो जो उसकी जब मृत्यु होगी, तो अकबर तो अपना मकबरा पूर्ण नहीं करा सकता ना उसका निर्माण, तो पूर्ण तो जहांगीर ही कराएगा। जब अकबर की मृत्यु हो जाएगी और अब अकबर को दफनाया जाएगा तो पूर्ण रूप से जब वो बनेगा तभी बनेगा, ठीक है। उसने तो एक क्वेश्चन बनता है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं टॉम कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक। अब बाबर का कहाँ पर है ये आप बताएंगे, ये आप सोचिए। पुराना वीडियो बाबर वाला 16 मिनट का है, जाइए देखिए कि बाबर की मृत्यु कहाँ पर होती है, उसे पहले कहाँ दफनाया जाता है, फिर वहाँ से उठाकर उसकी अस्थियों को किसी दूसरी जगह दफनाया जाता है। आप समझिए, ना समझ में आए तब फिर पूरा बाबर आप समझ जाएंगे कि क्या है बाबर, कैसे आया, क्या है। थोड़ा सा पुराने वीडियो पर देख गौर करते जाइए। उसने वृंदावन में गोविंद देव मंदिर बनवाया। अब क्वेश्चन ये आया हुआ है कि वृंदावन का गोविंद देव मंदिर का निर्माण किस मुगल शासक ने किया? अकबर ने कराया। अकबर के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था, सबसे ऊपर एम्परर होता था, साफ कर देते हैं, सबसे ऊपर एम्परर होता था, एक मीर बख्शी, एक सूबेदार होता था, स्टेट में बख्शी होते थे, मनसबदार होते थे, जागीरदार होते थे। अभी इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था और साम्राज्य के क्षेत्र जैसे खालिसा राजकीय भूमि और जागीर स्वायत्त राज्य, इनाम विद्वान और धार्मिकों के लिए विभाजित थे। अब इसको समझिए, प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। अकबर मुगल साम्राज्य अत्यधिक केंद्रीकृत था, मतलब सब कुछ सेंटर से ही निर्धारित होता था कि यहाँ पर कौन अधिकारी काम करेंगे, कौन से अधिकारी काम नहीं करेंगे, कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें, इन सारी बातों पर काम कौन कर रहा था? केंद्र काम कर रहा था। और दूसरा एक कारण भी था, केंद्रीकृत शासन मजबूती प्रदान करता है। केंद्र से राज्य को अधिकार दिया जाता है, ना कि राज्य से केंद्र को अधिकार दिया जाता है। जो शक्तियाँ आपको जो कहा जा रहा है आप उतना करिए, उसके बदले में आपको हम इतना इतना दे देंगे, बस इतना है। केंद्रीकृत शासन मजबूत होना चाहिए। विस्तारवादी नीति थी, बगल से डर था, लोगों से आक्रमण का डर था, विद्रोह का डर था, स्थानीय लोगों का डर था कि ऐसा ना हो विद्रोह, इसलिए केंद्रीकृत शासन आवश्यक हो जाता है हमेशा। अब ये पूछता है कि खालिसा भूमि, क्वेश्चन खूब आया है, खालिसा से क्या तात्पर्य है? कई विकल्प दे देगा, उसमें एक होगा राजकीय भूमि। खालिसा मतलब राजकीय भूमि। जागीर, जागीर आप समझते हैं कि आपकी जागीर है क्या? स्वायत्त राज्य। इनाम, ये इनाम भी खूब पूछा है, इनाम भूमि क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इनाम भूमि से तात्पर्य होता है विद्वान और धार्मिक पुरुषों के लिए अनुमत भूमि। भूमि का विभाजन, भूमि का बंटवारा होता था समय समय पर, जैसे आज के समय पट्टा होता है, वही उस समय भी होता था। तो भूमि दान में दी जाती थी। जो भूमिहीन लोग थे या विद्वान लोग थे, विद्वान कैसे? शिक्षा के क्षेत्र नहीं, कला, संगीत, चित्रकला, कला के जितने रूप हैं, चित्रकला, संगीत कला और वास्तुकला, इन सभी को मतलब इत्यादि जितना भी है ये सभी विद्वान थे। और धार्मिक पुरुष, धार्मिक पुरुष में मतलब ब्राह्मण अगर ऐसा कुछ धार्मिक कर्मकांड करते हैं, या उलेमा या काजी, जो लोग धार्मिक कर्मकांडों से संबंधित हैं उनको इनाम भूमि मिलती थी। या विद्वान हैं जैसे तानसेन संगीत में निपुण है उनको मिलेगा, ठीक है। ऐसे लोगों को जो भूमि टैक्स के बिना, मतलब उनसे रेवेन्यू नहीं कलेक्ट किया जाता था, वो कर मुक्त भूमि होती थी, उसे इनाम कहते थे। अब केंद्रीय प्रशासन पर चलिए। सम्राट
प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख था और सभी सैन्य और न्यायिक शक्तियाँ उसके नियंत्रण में थी। सम्राट प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख था, सबसे ऊंचा वही था, और सभी सैन्य और न्यायिक शक्तियाँ उसके नियंत्रण में थी। उसे अपनी इच्छा से अधिकारियों को नियुक्त करने, पदोन्नत करने और उसको अपदस्थ करने का अधिकार था। उसे वही अपनी इच्छा से सारे अधिकारियों को नियुक्त करेगा। वर्तमान में भी यही होता है ना, केंद्रीकृत प्रशासन में मान लीजिए कि कौन कहाँ पर राज्य करेगा। अब इसको ऐसे मोटा मोटा वर्तमान परिदृश्य से समझिए कि एक राष्ट्रपति है और उसे एक राज्यपाल की नियुक्ति करनी है, तो राज्यपाल जो पद है वो केंद्र से आता है। केंद्र से पूरा निर्धारित होता है कौन रहेगा, कितने दिन रहेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो काम करते हैं। तो राष्ट्रपति मान लीजिए अकबर जब तक चाहेगा तब तक वो वहाँ पर रहेंगे। उनको कहाँ से भेजना है, मेघालय से उत्तर प्रदेश भेज देना है या गुजरात से आंध्र प्रदेश भेज देना है, ये राष्ट्रपति तय करेगा, ये अकबर तय करेगा। उनको हटा देना है या उनको प्रमोशन देना है, उनको क्या वेतन देना है, सारी चीज़ें सम्राट तय करते थे। अब एक पद आता है वजीर। वजीर की स्थिति को मुगल शासकों के दौरान पुनर्जीवित किया गया। पुनर्जीवित मतलब खत्म हो गया था वजीर। सिर्फ जैसे खिलजी रहे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी रहा, जैसे तुगलक रहे, जैसे बलबन रहे, ये सारे लोगों ने बहुत खुद ही सारी शक्तियाँ रखी, शक्तियों का बंटवारा नहीं किया किसी भी तरह से। वजीर का पद नाम मात्र का हो गया था। लेकिन मुगल साम्राज्य में आते आते वजीर फिर से पुनर्जीवित होने लगे, उनमें ताकत आने लगी, उनको अधिकार दिए जाने लगे, जिसके तहत उसे विभिन्न विभागों के प्रमुख का कार्य दिया गया। आगे बढ़िए। अकबर के विभिन्न विभागों के बीच सत्ता के विभाजन के आधार पर प्रशासन के केंद्रीय ढांचे का पुनर्गठन किया गया। जो केंद्रीय ढांचा था उसका पुनर्गठन, सत्ता का विभाजन करके प्रशासन का जो केंद्रीय ढांचा था उसका पुनर्गठन हुआ। उसने फिर से सारी रूपरेखा बनाई कि नहीं, कैसे हम इसका पुनर्गठन करेंगे, कैसे हम टैक्सेशन के रूप में नई चीज़ें ला सकते हैं, कैसे हम प्रशासन नया चला सकते हैं। जैसे वो भी एक पूरा मनसबदारी लाएगा, कैसे किया उसने, अभी ये सब समझेंगे। वजीर की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए अपने दृढ़ संकल्प में उसने उससे वित्तीय शक्तियाँ छीन ली, जो वजीर की शक्ति का एक बहुत बड़ा झटका था। किसी के पास से भी आप इकोनॉमी ले लीजिए, अर्थव्यवस्था से संबंधित आप हैं, मान लीजिए कि आप घर के लिए पैसा कमा रहे हैं और आपसे वो अधिकार ले लिया जाता है, आप कमाइए और आपकी सैलरी सीधे पिताजी के अकाउंट में आएगी। आप कमज़ोर होते चले जाएंगे, आपको लगेगा नहीं हमारी तो कोई शक्ति ही नहीं, काम हम करें, हमें कोई लेन देन। लेकिन आपको पिताजी 50,000 की सैलरी के बदले कि नहीं आपको 5,000 रुपये चाहिए, ये आप लीजिए, तो 50,000 हमारे शासन में काम आएगा, हमारे घर बहन बेटी इनमें काम लगेगा। ऐसे ही अकबर करता था कि नहीं आप शासन करिए, आपके नाम का जो पैसा है जो आप कलेक्ट करेंगे या जो भी आपका विभाग है उसका पैसा हमारे पास आएगा, हम आपको उस काम का पैसा देंगे, ना कि आप वो कलेक्ट करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसने सुधारी इनमें। राजस्व विभाग के प्रमुख वजीर बने रहे। जो राजस्व था उसका प्रमुख कौन था, वजीर था। लेकिन वे अब शासक के मुख्य सलाहकार नहीं थे बल्कि राजस्व के विशेषज्ञ थे। ठीक है, राजस्व मामलों के विशेषज्ञ हो गए वजीर, जिनके पास दीवान या दीवान आला का पद था। दीवान आला का पद, या तो दीवान कहे जाते थे लोग या दीवान आला कहे जाते थे। दीवान सभी विभागों में सभी लेन देन और भुगतान का निरीक्षण करता था और सभी प्रांतीय दीवानों का अधीक्षण करता था। प्रांतीय दीवान एक पद सेंटर में है, उसी में प्रांतों में भी दीवान होगा जो राजस्व मामलों का प्रमुख होगा। तो जो केंद्र का था वो प्रांतीय दीवानों का अधीक्षण करता था, उनकी देखरेख करता था, उनसे हिसाब किताब लेता था। मीर बख्शी, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ सवाल है कि मीर बख्शी क्या होता था। सैन्य प्रशासन का प्रमुख मीर बख्शी था। सीधा क्वेश्चन है, सीधा कई बार आया है यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी कमीशन, जितने भी एग्जाम्स लेता है यूपी कमीशन, सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हिस्ट्री या जीएस पूछी जा रही है तो उसमें ये सवाल लगभग हर परीक्षाओं में है कि मीर बख्शी कौन था। सैन्य प्रशासन का प्रमुख था, सर्वोच्च अधिकारी था मिलिट्री का, जिसे कुलीनों का प्रमुख भी माना जाता था। कुलीन मतलब कुलीन समझते, ऊंचे कुल का, रक्त की शुद्धता जहाँ मानी जाए, जो वो कहें कि नहीं हम रियल पठान हैं, अफगान हैं, मिश्रित नहीं है, वो कुलीन होते थे। मनसबों की नियुक्ति या पदोन्नति की अनुशंसा विधिवत रूप से केवल सम्राट द्वारा की जाती थी। मनसब
आगे पढ़ेंगे कि मनसब क्या होता था। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की पूरी तरीके से। तो मनसबों की नियुक्ति या पदोन्नति की अनुशंसा विधिवत रूप से केवल सम्राट द्वारा की जाती थी। ठीक है, एक बार सम्राट द्वारा सिफारिश को स्वीकार करने के पश्चात इनकी पुष्टि के लिए दीवान को नियुक्तकर्ता को जागीर सौंपने के लिए भेजा जाता था। जब एक बार सम्राट पुष्टि कर देगा कि नहीं मिस्टर एक्स को यहाँ का मनसबदार नियुक्त किया जाता है, तो जो दीवान था नियुक्तकर्ता को जागीर सौंपने के लिए भेजा जाता था कि अब जाइए वहाँ पर इनको जागीर सुपुर्द कर दीजिए। मीर बख्शी साम्राज्य की गोपनीय और सूचना एजेंसियों का भी प्रमुख था। मीर बख्शी कहाँ का प्रमुख हो गया? एक कुलीनों को प्रमुख था, ये देखिए, एक सैन्य प्रशासन का प्रमुख था, अब गोपनीय चीज़ों का प्रमुख था, सूचना एजेंसियों का भी प्रमुख था। तो इन सब चीज़ों से आप देखिए कि ऐसा नहीं कि वो गृह मंत्रालय होता जा रहा है, सेना भी उसके पास है, गोपनीय चीज़ें आईबी रॉ सीबीआई जितना चीज़ें वो उसके पास है, सूचना एजेंसी उनके पास है। तो बिल्कुल वर्तमान से उसको रिलेट करते चलिए कि मेन आदमी मीर बख्शी था वहाँ पर, प्रशासन जो चला रहा था वो मेन वही फोकस था। साम्राज्य के सभी हिस्सों में बरीद, गुप्तचर अधिकारी, संदेश लेखक तैनात थे। ये बरीद पे क्वेश्चन खूब पूछा कि बरीद, मुगल काल में बरीद कौन थे? मुगल काल में बरीद गुप्तचर होते थे, ये लिखा हो गुप्तचर अधिकारी, और संदेश लेखक तैनात थे। पूरे आप देखिए जैसे कभी पुरानी मूवी तो उसमें गुप्तचर टहला सीआईडी होती थी, वही सीआईडी है इनकी। तो कि कहीं कोई बगावत तो नहीं हो रही, किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत तो नहीं है, या लोग और कोई किसी दूसरे एरिया से तो संपर्क नहीं कर रहे हैं, व्यापार में कुछ ऐसा तो मिश्रण नहीं हो रहा कि नहीं लोगों को ज़्यादा नुकसान हो रहा हो। तो पूरे साम्राज्य में ये बरीद और संदेश लेखक तैनात थे। ये बरीद उनको सूचना देते थे, संदेश लेखक वो लेकर प्रांतीय प्रशासन, फिर कई बार तो प्रांतीय प्रशासन की अवहेलना करके सीधे केंद्रीय प्रशासन तक पहुँचाते थे। इनकी रिपोर्ट को मीर बख्शी के माध्यम से सम्राट के समक्ष अदालत में पेश किया जाता था। देखिए, सीधे मीर बख्शी के पास अपनी रिपोर्ट देंगे और मीर बख्शी रिपोर्ट करेगा सीधे सम्राट को। उसने मनसब द्वारा स्वीकृत सशस्त्र टुकड़ियों के आकार और युद्ध के उचित रखरखाव के बारे में सख्त निगरानी रखी। पूरी निगरानी थी सशस्त्र टुकड़ियों की। ये पूरा मीर बख्शी के बारे में चल रहा है कि नहीं सशस्त्र टुकड़ियों में कैसे सेना का बंटवारा होगा, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र उनको दिए जाएंगे, रखरखाव कैसे होगा, कितने घोड़ों की आवश्यकता है, हाथी, ऊँट, ये सारी चीज़ें मीर बख्शी तय करता था। आइए दूसरा है मीर समा, ये भी इम्पोर्टेंट है। वे शाही घराने और शाही खर्चों के प्रभारी अधिकारी थे। इसमें इतना ही है बस, बार बार यही चीज़ है कि शाही घराने और शाही खर्चे, जो भी शाही खर्चा था उनके आने जाने का, उनके ट्रैवल का, उनके शिकार का, उनके घूमने का, उनके खाने पीने का, उनके कहीं दूसरी जगह जाने का, ये पूरा खर्चा मीर समा संभालता था। सभी प्रकार की खरीद, उपयोग के विभिन्न सामग्री के निर्माण और उनके भंडारण के लिए जिम्मेदार था। अदालत में शिष्टाचार, शाही अंगरक्षकों का नियंत्रण उसकी निगरानी में था। ठीक, अब मुख्य काजी सद्र उस सुदूर, न्यायिक विभाग का प्रमुख मुख्य काजी था। न्यायिक विभाग का प्रमुख मुख्य काजी था। अब यहाँ पर कई बार आप देखेंगे कि जो न्याय है, न्याय विभाग है और जो धार्मिक विभाग है, दोनों एक हो जाते हैं। तो न्याय और धार्मिक कई बार एक होता है, कई बार अलग हो जाता है। जैसे जो न्याय विभाग का प्रमुख है वही धार्मिक विभाग का काजी। काजी कौन है? काजी का काम है धार्मिक मामलों पर काम करना, लेकिन वो न्यायिक का भी प्रमुख है। इस पोस्ट को कभी कभी सद्र उस सुदूर, मुख्य सदर के साथ जोड़ दिया गया, जो धर्म संबंधी विभागों का भी प्रमुख था। ठीक है, तो सद्र उस सुदूर ये धर्म संबंधी अधिकारी, और मुख्य काजी न्यायिक संबंधी अधिकारी। तो अब आप समझिए कि न्याय और धर्म एक हो गए। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक है और जो धार्मिक विभाग है वो एक हो गए। वो कभी कभी ये वाला काम भी करेंगे, कभी कभी ये वाला भी काम, परिस्थिति के अनुसार जैसा जो काम आएगा वैसा वो करेंगे। उसका मुख्य कर्तव्य शरीयत के कानूनों की रक्षा करना। शरीयत क्या है? जब हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे उस समय हम आपको शरीयत के बारे में बताएंगे। तब तक आप इसको इंटरनेट से खोजिए, गूगल करिए कि शरीयत होता क्या है। बहुत सुनेंगे तालिबान कहेगा कि हम शरीयत के अनुसार शासन कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत जगह कहा जाता है कि नहीं ईस्ट निंदा हो गई, हमारी शरीयत में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो ये शरीयत है क्या? शरीयत चीज़ क्या है?
कि नहीं शरीयत की कानूनों की रक्षा कर रहा था काजी। तो शरीयत के बारे में पढ़िए, शरीयत के बारे में समझिए। हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जब हम दिल्ली सल्तनत शुरू कर रहे होंगे, क्योंकि वहीं पर सारी चीज़ें आ रही होंगी कि नहीं मोहम्मद साहब ने शरीयत, मोहम्मद साहब शरीयत, काजी, ये सारी चीज़ें उस समय आपको बताई जा रही होंगी। तब इंतज़ार करिए, तब तक अपनी उत्सुकता को जागृत रखिए। आप गूगल करिए, यूट्यूब में देखिए शरीयत है क्या, समझिए उसको। वो सभी धार्मिक और बंदोबस्त के लिए भी जिम्मेदार था। धर्मार्थ और धार्मिक, धर्म और धर्म से इतर दोनों में अंतर है। धर्मार्थ धर्म से संबंधित है, धार्मिक बंदोबस्त है, इन सब के लिए जिम्मेदार था। राजस्व मुक्त अनुदानों के लिए सदर के अधिकार पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए गए। जो यही सदर है, इसको राजस्व मुक्त अनुदान पहले मिलता था। जो काजी था, जो धार्मिक काम देख रहे थे, उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। अब इनाम अनुदान, इनाम भूमि आपको भी बताए थे ना, इनाम भूमि, इनाम भूमि, इनाम भूमि क्या थी? जो विद्वानों को या धार्मिक लोगों को जो भूमि कर मुक्त दी जाती थी उसको इनाम भूमि कहते थे। दो खासियत थी इनाम भूमि की, कौन कौन सी थी? अब आप देखिए, अकबर ने सभी व्यक्तियों को अपनी धार्मिक आस्था और विश्वासों के बावजूद इनाम भूमि दी। ऐसा नहीं था कि आप मुस्लिम हैं, आप इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं तो ही आपको इनाम भूमि मिलेगी, ऐसा नहीं था। अकबर ने इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा कि नहीं, आपके अंदर विद्वता है, आप काबिल हैं, तो आपको अगर भूमिहीन है या आपको आवश्यकता है अपना स्कूल, मंदिर, मठ चलाने के लिए, तो आपको हम भूमि दान में देंगे। उसके लिए आप इस्लाम अपनाएं या मुस्लिम हैं, पहले से ऑलरेडी हैं, ऐसा कुछ नहीं। रक्त की शुद्धता ऐसा कुछ भी उस दिन नहीं था। तो ये अकबर की महानता का परिचायक था। अकबर ने यह नियम बनाया कि इनाम भूमि के आधे हिस्से में खेती योग्य बंजर भूमि शामिल होनी चाहिए। इस प्रकार इनाम धारकों को खेती के विस्तार करने का प्रोत्साहन किया गया। ठीक, मान लीजिए कि ये खेती है, ये एक धार्मिक आचार्य को दी जानी है 2 बीघा, तो उस 2 बीघा के बदले वो कहेगा कि नहीं, 1 बीघा इनको उपजाऊ भूमि दे दो और 1 बीघा बंजर भूमि दे दो। 50% आधा भूमि ये बंजर रहेगी, जहाँ पर आपको मेहनत करनी होगी ज़्यादा। अब भाई फ्री में मिल रही है आपको, तो हमने आपके खाने पीने के लिए तो दे दिया कि नहीं ठीक है, लेकिन इतनी भूमि हम आपको बंजर दे रहे हैं जहाँ पर आप अपने इससे जो आय हुई उसको इस पर लगाएं, उपजाऊ बनाएं। उपजाऊ बनाएंगे, वो भूमि राज्य में टैक्स कलेक्शन के रूप में कभी हो सकता है काम आ जाए, या खाद्यान्न बढ़ेगा, लोगों को जीविका मिलेगी, कुछ रोजगार बढ़ेंगे। इस प्रकार उसकी दृष्टि बहुत सही थी। आज के समय ये ध्यान नहीं रखा जाता है, आज भी पट्टे होते हैं प्रशासन में। देखिए कभी कभी मतलब राजस्व विभाग पट्टे जारी करता है, वो कहीं नहीं देखेंगे कि क्या दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं, ख़राब दे रहे हैं, क्या है क्या नहीं दे रहे हैं। लेकिन अकबर इस चीज़ का ध्यान देता था कि नहीं, आपको भूमि दान में दी जा रही है, इन केस आपको 2 बीघे मिल रही, तो 1 बीघे में आपको बढ़िया भूमि दे रहे हैं, 1 बीघे आपको बंजर भूमि दे रहे हैं, जहाँ पर आप जाइए उस पर काम करिए, उसको उपजाऊ भूमि कन्वर्ट करिए। मुहत्सिब, इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। मुहत्सिब कौन था? ये जन आचरण अधिकारी एक होता था, सार्वजनिक नैतिकता के नियंत्रक, इनको कहते थे जन आचरण अधिकारी। ठीक है, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया कि मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? जन आचरण अधिकारी। उसे जन आचरण अधिकारी मतलब सार्वजनिक स्थानों पर कैसा बिहेव लोग करेंगे इसकी निगरानी करेगा कि नहीं, आप बाईं ओर चलेंगे कि दाईं ओर चलेंगे, आप थूकेंगे नहीं, मदिरा कहाँ पर होगी, इन सारी चीज़ों का जो भी पूरा था। सार्वजनिक रूप से एक व्यक्ति कैसा रहेगा, कैसे समाज में वो अपना प्रकट करे अपने आप को, इसकी भी कुछ रूल थे। ऐसा नहीं था कि आप कहीं पर भी ऐसे टहलते घूमते रहें, उसके कुछ नियम कानून थे। वो जो उसके लिए जो अधिकारी नियुक्त किया गया था उसका नाम था मुहत्सिब। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। उसे नैतिकता के नियमों के सामान्य पालन को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया। वह तौल माप की जांच करना, उचित मूल्य को लागू करना, यह ध्यान रखना उचित है कि कुलीनता के दरवाजे सभी के लिए खुले थे। कुलीनता के दरवाजे सभी के लिए खुले थे। अगर आप रियल प्रशासन में उच्च पदों पर आना चाहते हैं तो ऐसा नहीं था, वो आपको सभी के लिए खुले थे। उसमें रक्त की शुद्धता का कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं था, चाहे आप तुर्क हो, चाहे अफगान हो, फारसी हो, हिंदुस्तानी हो, शेख जात। शेख जात मतलब भारतीय मुसलमान या हिंदू राजपूत। हिंदू राजपूत भी आए प्रशासन में। अगर आप योग्य हैं, आपके अंदर योग्यता है, तो आपको
जो मेन स्ट्रीम होती थी, मुख्य प्रशासक होते थे वहाँ पर, अकबर के दरबार में बैठने वाले लोग थे, वहाँ पर आपको मौका मिलेगा। मुगल कुलीनता की अत्यधिक उच्च तनख्वाह के कारण भारत ने विदेशी भूमि से कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को मुगल दरबार की ओर आकर्षित किया। इतना पैसा देते थे, इतनी तनख्वाह देते थे, इतनी सैलरी होती थी कि विदेश से भी लोग चले आते थे। अब ये क्या है, तुर्क, अफगान, फारस, सारे लोग जो भी योग्य हैं भाई, उनको सेवा देनी है, अपनी सेवा कहीं पर भी दे सकते हैं। आज आपको अगर पैसा मिल रहा है, आज आप यहाँ के लोग, स्थानीय लोग जाते हैं विदेश में काम करने, की नहीं जाते हैं। आपको टीसीएस में पैकेज मिला 20 लाख रुपए, आपको एसेंचर पैसा दे देगी 50 लाख रुपए, आप तुरंत स्विच कर जाएंगे। देशभक्ति एक अलग चीज़ है। हो सकता है कि आप कहें कि नहीं 2 साल बाद हम वापस आ जाएं, नहीं जाना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नहीं, हिंदुस्तान में रह के काम करना चाह रहे हैं। लेकिन 90% लोग ये देखते हैं कि नहीं, अगर पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो स्विच कर जाएंगे। ये उस समय भी था, वो चाहे फारस के हो चाहे कहीं के भी हो, लेकिन आपकी योग्यता है, आप उस माध्यम के जरिए आइए, जो भी मुगल काल में अकबर ने बना रखा था, तो आपको उस कुलीनता के में शामिल कर लिया जाएगा। अब प्रांतीय प्रशासन को समझते हैं। प्रांतीय प्रशासन क्या था, चलिए। साम्राज्य विभाजित था किनमें किनमें। पहला सूबा, सूबे को प्रांत कहते थे, और सूबेदार होता था, सूबेदार को राज्यपाल। इसके बाद सरकार, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है मुगल काल में। सरकार शब्द से क्या आशय है, सरकार का मतलब जिला। यहाँ पर कौन था, फौजदार, कानून और व्यवस्था संभालता था। इसके बाद अमल गुजार, भू राजस्व को आकलन और संग्रह करने वाला। अमल गुजार कौन है, भू राजस्व, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अमल गुजार कौन है, भू राजस्व का आकलन और संग्रह करने वाला। परगना, उप जिले मतलब तहसील, तहसील ये मुगल कालीन शब्दावली आज तक प्रचलित है। पटवारी, परगना, सरकार, बहुत बार सरकार मिलेगा। सूबा तो अभी भी कहते हैं, जैसे आप उर्दू की खबरें सुनिए, उसमें सूबा आएगा, सूबा ही बोला जाता है। कहीं पर भी वो नहीं कहेंगे कि प्रदेश, वो कहेंगे सूबा, तो सूबा अभी भी चलता है। तो परगना उप जिले में सिकदार होते थे, सिकदार। ग्राम मुकद्दम, ग्राम प्रधान, ग्राम को मुकद्दम कहते थे, ठीक है। जो ग्राम थे उनको मुकद्दम कहते थे, वहाँ पर मुकद्दम होता था। और मुकद्दम मतलब ग्राम प्रधान व्यक्ति, जो भी होगा वो ग्राम प्रधान, उसको मुकद्दम कहते थे। प्रत्येक सूबे को एक सूबेदार, प्रांतीय गवर्नर के अधीन रखा गया, जिसे सीधे सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया। वही जो हमने अभी बताया था कि जो राज्यपाल था वो सीधे राष्ट्रपति ने नियुक्त करके भेज दिया। राष्ट्रपति कौन है, अकबर है। यहाँ राज्यपाल जो है वो है सूबेदार। सूबेदार सूबे का मुखिया था, कानून व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार था। होगा ही भाई, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री तो था ही नहीं, एक ही पद था। तो जब सारी चीज़ें सूबेदार को दे दी गई तो सूबेदार ही करेगा। सूबे में राजस्व विभाग का प्रमुख दीवान था, वह सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया एक स्वतंत्र अधिकारी था। उसे सूबे में राजस्व संग्रह की निगरानी करना और सभी खर्चों का हिसाब रखना था। आगे बढ़िए। उसे कृषि के लिए कृषि क्षेत्र में वृद्धि करनी थी, कृषि क्षेत्र में वृद्धि हो। कई मामलों में इस कार्यालय के माध्यम से किसानों को तकावी ऋण, ये इम्पोर्टेंट है, तकावी ऋण मतलब अग्रिम ऋण, आज भी मिलता है ना आपको, केसीसी मिलता है, अग्रिम टैक्स होता है, 7% ब्याज लगता है, लेकिन कहा गया कि अगर आपने समय से अदा कर दिया केसीसी तो हम 4% लेंगे आपसे, 3% हम आपको छूट दे देंगे। ये तब भी था, अग्रिम ऋण आपको दिया जाता था कि नहीं, अग्रिम ऋण इनको दिया जाए। प्रांतों में बख्शी ने वही कार्य किए जो केंद्र में उसके द्वारा किए जाते थे। बख्शी भी वही कार्य करते थे जो केंद्र में करे जाते थे। उसे केंद्र में मीर बख्शी था, यहाँ पे बख्शी था, तो वही सेनाओं का पूरा संगठन, संचार, सैन्य रखरखाव, ये सारी चीज़ें मीर बख्शी, तो यहाँ पर बख्शी था। उसे मीर बख्शी की सिफारिश पर शाही अदालत द्वारा नियुक्त किया जाता था। बख्शी का चयन कौन करेगा, मीर बख्शी, और मीर बख्शी किसके द्वारा करवाएगा, शाही अदालत के द्वारा चयन करवाएगा। वह सूबे में मनसब द्वारा रखे गए घोड़े और सैनिकों की जांच और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार था। सूबा मतलब प्रांत में मनसब द्वारा रखे गए घोड़े और सैनिकों की जांच। अभी हम आगे जब आपको बताएंगे कि मनसबदार क्या थे, उसमें घोड़े कहाँ से आ गए, तो आप ये सारी चीज़ समझ जाएंगे। तो मनसबदारों के घोड़े, उनके रखरखाव, सैनिकों की जाँच करता था। मनसबदारों और सैनिकों दोनों को वेतन जारी
होता था, दोनों को वेतन जारी किया जाता था। प्रांतीय स्तर पर केंद्रीय सदर के प्रतिनिधि को सदर कहा जाता था। अभी हमने आपको सदर बताया ना कि नहीं, सदर क्या था, मुख्य काजी, वही वाला है। वह उन लोगों की देखभाल के लिए भी जिम्मेदार था जो धार्मिक गतिविधियों से, शिक्षा से संबंधित थे। धार्मिक और न्यायिक दोनों था यहाँ पर। सद्र सुदूर सदर, उसे न्यायिक विभाग की भी देखभाल करनी होती थी, ये देखिए, और काजियों के कार्यों का पर्यवेक्षण भी करना होता था। तो न्यायिक और काजी मतलब धार्मिक, दोनों काम सदर करता था। कुछ अन्य अधिकारी भी थे जिन्हें प्रांतीय स्तर पर नियुक्त किया गया था। संचार प्रणाली को बनाए रखने के लिए दरोगा या दक, ये संचार प्रणाली के लिए इम्पोर्टेंट है। संचार प्रणाली को बनाए रखने के लिए मतलब गुप्तचर या अन्य संचार, जैसे कोई भी संचार प्रणाली है जो चली आ रही है, राज्य से संचार व्यवस्था मजबूत रहे, संचार व्यवस्था बाधित ना हो किसी तरह से, तो वहाँ पर उसके लिए एक जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति की गई। उसका नाम था दरोगा ए दक, दरोगा ए दक। वह मवर्स डाकिया के माध्यम से अदालत के लिए पत्रों को पारित करता था। मवर्स मतलब डाकिया के माध्यम से अदालत के लिए पत्रों को पारित करता था। अब सरकार में आओ, सरकार में क्या था? सरकार के स्तर पर दो महत्वपूर्ण अधिकारी, फौजदार और अमलगुजार, दोनों अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अमलगुजार क्या थे? भू राजस्व मूल्यांकन और संग्रह करता, ठीक है। और इसके बाद फौजदार क्या थे? सरकार का प्रमुख प्रशासक, प्रांतीय व्यवस्था में जो देखरेख करते थे, वही सरकार। सरकार मैंने जिला, जिले का प्रमुख प्रशासक फौजदार। फौजदार का प्राथमिक कर्तव्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित था फौजदार। क्षेत्रों के निवासियों की जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना। जब भी आवश्यकता होती तो वह समय पर राजस्व के संग्रह में सहायता करता था। अगर आवश्यकता पड़ रही है तो राजस्व संग्रह, रेवेन्यू कलेक्शन पर वो मदद करता था। अमल गुजार का आमिल राजस्व संग्रह करता था। अमल गुजार या आमिल, आमिल राजस्व संग्रह करता था, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार अमल गुजार कह देगा, कई बार कहेगा आमिल क्या थे। ये खूब पूछा गया है कि अमल मुगल काल में आमिल, जैसे क्वेश्चन ऐसा नहीं कहेगा कि आप अकबर से संबंधित पूछेगा या हुमायूं से संबंधित पूछेगा, हल्दी घाटी का युद्ध बताइए या अकबर की पत्नी का नाम बताइए। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। जब कठिन सवाल बनता है तो प्रशासन, अर्थव्यवस्था इससे बनता है कि नहीं, शब्दावली पर शब्द बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि आमिल कौन थे। अब आप सोचिए, आमिल वहाँ बैठिए। इसीलिए ये जो पूरा नोट्स है, ये बढ़िया नोट्स है, इसमें कॉन्सेप्ट ही डिस्कस किया जा रहा है। अमल गुजार या आमिल राजस्व संग्रह करता था। उसका कर्तव्य राजस्व का संग्रह और उसका पर्यवेक्षण करना था। उसका कार्य कृषि क्षेत्र वाली जमीन को बढ़ाने और किसानों को स्वेच्छा से राजस्व का भुगतान करने के लिए प्रेरित करना था, ठीक है। कृषि क्षेत्र वाली जमीन बढ़ाएं, बंजर भूमि पर लोग काम करें, स्वेच्छा से राजस्व को भुगतान करें, ऐसा ना हो कि बगावत करें। ये सारे काम अमल गुजार के थे। अब आते हैं परगना के बारे में। परगना मतलब तहसील। परगना के स्तर पर सिकदार कार्यकारी अधिकारी था। वह राजस्व संग्रह के कार्य में आमिल उसकी सहायता करता था, ठीक है। कानून गो परगना में जमीन के सभी रिकॉर्ड रखता था। यही कानून गो वर्तमान में भी है। अभी भी आप कानून गो, पटवारी, राजस्थान में तो अभी भी पटवारी ही परीक्षा होती है। जहाँ जैसे उत्तर प्रदेश में लेखपाल की परीक्षा होती है, तो राजस्थान में अभी भी पटवारी ही कहा जाता है। सभी रिकॉर्ड रखता था कानून को, ठीक है। तो ये मुगल, आप अगर कंटिन्यूटी देखेंगे कि मुगल काल की निरंतरता के तत्व ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे तत्व मिल जाएंगे जो अभी भी कंटिन्यूअस बने हुए हैं लगातार। कोतवाल मुख्य रूप से शाही सरकार द्वारा कस्बों में नियुक्त किए गए थे और कानून व्यवस्था के प्रभारी थे। कोतवाल, कानून, आज भी कोतवाल होते हैं, कोतवाली होती है, तो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, ये पूरा कोतवाल देखते थे। अब आ गए थे ग्राम में। ग्राम प्रशासन कहता था। मुकद्दम गांव का मुखिया था। मुकद्दम कौन था? मतलब प्रधान होता था, ठीक। और पटवारी गांव के राजस्व अभिलेखों को देखता था। यही पटवारी मतलब लेखपाल। आज भी यही जोड़ी काम करती है गांव में, या तो प्रधान और लेखपाल, ये दोनों मिलकर ही किसी गांव का विकास में जो भी समस्या आती है वही काम करते हैं। तो प्रधान को मुकद्दम और पटवारी लेखपाल। जमींदारों की सेवाओं का उपयोग उनके क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था के रखरखाव के साथ साथ राजस्व के संग्रह के लिए किया जाता था। जमींदारों की जो सेवाओं का उपयोग उनके क्षेत्रों में कानून व्यवस्था, राजस्व के संग्रह के लिए किया जाता था। जमींदार, मान लीजिए आप जमींदार हैं,
100 गाँवों के, 50 गाँवों के, तो आपसे कह दिया कि नहीं रेवेन्यू कलेक्शन में मदद करिए, आपकी लोग मानते हैं तो आप उसमें मदद करेंगे राजस्व संग्रह करने में, ठीक है। किलो को किलादार नामक एक अधिकारी के अधीन रखा गया। किलादार नाम, अब ये आप नाम से ही समझ जाएंगे किलादार क्या है, किलो का अधिकारी था। वह किले के सामान्य प्रशासन और जागीर में सौंपे गए क्षेत्रों का प्रभारी था। बंदरगाह प्रशासन, हालांकि मुगलों की एक कमी थी कि नहीं उन्होंने अपनी नौ शक्ति का विकास नहीं किया, जो नौसेना थी उस पर काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन बंदरगाह चूँकि व्यापार एक महत्वपूर्ण चीज़ थी और हमारा उस समय हम समृद्ध थे। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय अकबर के समय ही बन रही थी। अगर आप देखिए उसका कार्यकाल 1599-1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, तो उस समय हम काफ़ी मजबूत हालत में थे, हमारा व्यापार बहुत बढ़िया था, हम सरप्लस थे, ट्रेड सरप्लस थे, व्यापार आधिक्य में थे हम। लेकिन धीरे धीरे अगर यही हमारी नौसेना थोड़ी काबिल होती, हम थोड़ा सा जागरूक होते, तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी उस रूप में भारत में ना आ पाती जिस रूप में वो यहाँ पर मंशा लेकर आए थे। आगे बढ़ते, बंदरगाह प्रशासन। बंदरगाह प्रशासन प्रांतीय प्राधिकरण से स्वतंत्र था, स्वतंत्र होना भी चाहिए, इस पर इंटरवीन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, क्योंकि ये व्यापार का, ये अर्थव्यवस्था का, उसका रोल है यहाँ पर। बंदरगाह के गवर्नर को मुतसद्दी कहा जाता था। मुतसद्दी इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए, पूछे सकता है कि मुगल काल में मुतसद्दी अधिकारी कौन सा होता था, आपसे कहेगा बंदरगाह, नौसेना का प्रभारी, सैन्य शक्ति का प्रभारी या राजस्व संग्रह करता, तो बंदरगाह प्रभारी, ठीक है, जो सीधे सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। मुतसद्दी व्यापारिक माल पर कर एकत्र करता था और सीमा शुल्क कार्यालय की देखरेख करता था। उसने बंदरगाह पर टकसाल घर की देखरेख भी करनी होती थी। इतनी चीज़ें वो मुतसद्दी करता था। भू राजस्व प्रशासन, भूमि से प्राप्त राजस्व मुगल साम्राज्य का मुख्य आर्थिक आधार था। न सिर्फ मुगल साम्राज्य का ये मुख्य आर्थिक आधार होता था, प्राचीन काल, मध्यकाल, ये सारा मतलब आप देखेंगे तो लगान ही मेन चीज़ होती थी। अंग्रेज़ों का जो आधार था, बेस, वो लगान था, लगान लेते थे, टैक्सेशन, जब तक लगान नहीं तब तक कुछ नहीं। ये तो आके आधुनिक काल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर जब विवाद प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र बटे, तब जाकर ऐसा है कि नहीं तृतीयक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा रोल आ रहा है, अब सेवाओं का जो रोल आ रहा है। पहले तो प्राइमरी सेक्टर का ही मान सकते थे कि नहीं ये यही प्राइमरी है, सब कुछ यही है कि नहीं, जो अनाज, जो लगान, जो टैक्स, यही चाहिए हमको। भू राजस्व व्यवस्था में दो चरण शामिल थे, आकलन और वास्तविक संग्रह। पहले आकलन होता था, इसके बाद वास्तविक संग्रह होता था। आमिल गुजार राजस्व कलेक्टर, अकबर ने आदेश दिया कि आमिल गुजार को काश्तकारों को नकदी में भुगतान करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अन्य तरीके भुगतान के विकल्प को भी खुला रखना चाहिए। अकबर ने कहा, आमिल गुजार कौन था, जो राजस्व कलेक्टर था, डीएम एक हिसाब से, मतलब जिले के स्तर पर नहीं लेकिन स्थानीय स्तर पर आमिल गुजार। तो अकबर ने यह आदेश दिया कि देखिए जो राजस्व का कलेक्शन है वो नगद रूप में हो, आप उसको बार्टर सिस्टम के माध्यम से कहीं से परिवर्तित करा के कैश दे दें हमको, एक प्रति व्यक्ति से हमें कैश चाहिए। इन केस अगर आप कैश नहीं मैनेज कर पाते तो हम अन्य विकल्प भी, यहाँ पर अगर आप सीधे अनाज देना चाहें तो हम सीधे अनाज भी ले सकते हैं। बटाई, फसलें कटकर तैयार हो जाती और समझौतों के बाद पक्षों में विभाजित हो जाती थी, इसको बटाई कहते थे। फसलें कटकर तैयार हो गई, समझौते के बाद दो पक्षों में आज भी बटाई होती है। खेत बटाई, इसमें खेतों को बुआई के बाद बांटना शामिल है। लंक बटाई, बुआई के बाद, इसमें देखिए खेत बटाई, बुआई के बाद। लंक बटाई, फसल को काटने के बाद, पूरी फसल कट गई, मान लीजिए कि 10 बीघे 100 बीघा खेत में फसल तैयार हुई, एक गेहूं का इतना बड़ा ढेर है, अब इस ढेर को सीधे सीधे ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया कि नहीं बीच से इधर ये आपका, इधर ये आपका, कोई तौला नहीं जाएगा, माप तौल नहीं होगी, एक मुश्त ऐसे ही कि कह दिया कि नहीं ये आपका, ये आपका। इसको कहते थे लंक बटाई। इसे आपस में बांटते थे, प्रत्येक अपना हिस्सा घर ले जाता था और इसे लाभ में बदल लेता था। राजस्व तय करते समय राज्य का प्रयास अपने दावों को अधिकतम करना होता था। अब अपने दावे अगर अधिकतम नहीं करेंगे, अगर राजस्व की वसूली थोड़ी कायदे से कठिन तरीके से नहीं होगी तो मतलब प्रशासन चलाना कठिन हो जाएगा। अर्थव्यवस्था जैसे E = E एक फार्मूला है, आप अगर देखिए
इसको थोड़ा साफ कर दें, फिर हम आपको समझाएं कि नहीं ई बराबर ई का क्या मतलब होता है। ई बराबर ई मतलब इकोनॉमी बराबर एम्पायर। अगर आपकी पास अर्थव्यवस्था है तो ही आप साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं, आप साम्राज्य को बचाए रख सकते हैं। एक बार साम्राज्य पाना तो सरल है, लेकिन उस पर लगातार शासन करना कठिन है, तो इकोनॉमी पे काम करना होता है। इसलिए ये था कि नहीं मतलब जो प्रयास थे वो अधिकतम होते थे, अधिकतम प्रयास करना होता था। कभी कभी स्थानीय परिस्थितियों की वजह से इन दावों को पूरा करने में कार्य बिगड़ जाता था। जैसे स्थानीय परिस्थितियाँ या मौसम कुछ भी कर लीजिए, आप बाढ़ आ गई तो उतना एकदम से नहीं लिया जाएगा, या सूखा पड़ गया तो अब बहुत रिजिड नहीं था कि नहीं हमें चाहिए ही चाहिए, अगली बार आए तब दे दीजिएगा। लेकिन इसमें कोताही नहीं होगी कि नहीं अगली बार अगर मौसम बहुत बढ़िया रहा, फसल बहुत अच्छी हुई तो अब पिछली बार वाला भी ना दे, इस बार का दे दे, ऐसा नहीं था। राजस्व का जो आप पर कर की दर है, कर की दर भी अलग अलग थी, खेती के अनुसार कर की दर थी, अभी आगे देखेंगे, वो आपसे लिया जाएगा। प्रत्येक प्रांत में कृषि योग्य भूमि को मापा गया, ये अकबर की विशेषता थी। जो कृषि योग्य भूमि थी उसको माप कराया गया। अकबर के शासन के दौरान ऐसी भूमि के समुच्चय को संकलित किया गया, फिर सभी क्षेत्रों को सफलतापूर्वक नहीं मापा जा सका क्योंकि उपमहाद्वीप का क्षेत्र विशाल वनों से आच्छादित था। पूरा क्षेत्र विशाल वनों से आच्छादित था, तो सभी क्षेत्रों को नहीं मापा जा सका। अकबर ने भूमि का वर्गीकृत किया, प्रत्येक के द्वारा भुगतान किए जाने के अलग अलग राजस्व तय किया, भूमि का वर्गीकरण किया, और भूमि के वर्गीकरण के आधार पर अब टैक्स लगेगा आप पर। ऐसा नहीं कि नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना और गेहूँ ज़मीन चूँकि बहुत अच्छी उपजाऊ है तो वहाँ से हम ज़्यादा टैक्स ले लें, और बुंदेलखंड या मराठवाड़ा के एरिया वहाँ पे भी उतने ही हम रखें। ऐसा नहीं, आपकी वर्गीकृत किया जाएगा कि नहीं आप किस उसके ज़मीन आपकी किस क्रम में आती है, कौन से सीक्वेंस में आती है, उसके अनुसार उतना टैक्स आपसे लिया जाएगा। आगे देखते हैं तो शायद मिल जाए, अभी आपको मैं दिखा भी देंगे। अकबर द्वारा अपनाई गई नई प्रणाली काफ़ी हद तक शेरशाह की प्रणाली पर आधारित थी। शेरशाह हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन चूँकि शेरशाह हुमायूं और अकबर के बीच में का कार्यकाल है जहाँ पर उसने काफ़ी अच्छा काम किया था, अर्थव्यवस्था पर खासतौर पर उसने काफ़ी अच्छा काम किया था। लेकिन थोड़े बहुत संशोधनों के साथ इसे जाप्तियत बंदोबस्त प्रणाली कहा गया। राजा टोडरमल द्वारा इसे और सुधार किया गया। टोडरमल ने शेरशाह के समय भी काम किया था, टोडरमल ने इनके साथ भी काम कर लिया अकबर के समय, तो उसे मोटा मोटा आइडिया था कि नहीं क्या सुधार किए गए हैं और क्या सुधार अब करने हैं। जैसे रघुराम राजन मान लीजिए, RBI गवर्नर कांग्रेस के समय बने रहे या मोदी जी के समय बने रहे, अब जो अगली सरकार कोई भी आए उस समय भी वो बने रहे, तो वो पॉलिसी नहीं बदलेंगे। उनको पता है कि नहीं हमने 10 वर्षों का 15 वर्षों का एक खाका तैयार किया है, उस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टोडरमल वित्त मंत्री शेरशाह के, वित्त मंत्री अकबर के, पूरा काम इन्होंने किया। फाइनेंस से संबंधित जितना काम था, भूमि का रख रखाव, आईने दहसाला, ये सारी चीज़ें उन्होंने लागू की। टोडरमल ने भूमि की माप की और एक समान प्रणाली वर्गीकरण की और दरों का निर्धारण किया। ठीक है, राजस्व औसत उपज का 1/3 था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुगल काल में राजस्व कितना था, 1/3, और भुगतान ज़्यादातर नकद में चाहिए था। 1580 में अकबर ने दहसाला प्रणाली की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है, कब शुरू की आईने दहसाला, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जाएगा। आइन माने होता है दर्पण, आइन माने होता है शीशा जिसमें आप देख पाएँ। आईने दहसाला प्रणाली की शुरुआत की, जिसके तहत पिछले 10 वर्षों के आधार पर मूल्यांकन की गई भूमि की औसत उपज पर राजस्व तय किया गया। ठीक है, अकबर ने कई मूल्यांकन प्रणालियों का पालन किया। बटाई या गल्ला बख्शी, अब देखिए यह सबसे आम और सबसे पुरानी प्रणाली थी। बटाई तो आज भी जानते हैं आप ना कि बटाई चल रहा है, हमारे खेत बटाई में है। ठीक है, तो वही बटाई है। इसमें उपज को राज्य और किसानों के बीच निश्चित अनुपात में विभाजित कर दिया जाता था। एक निश्चित अनुपात था, जो भी उपज होगी वो राज्य और किसान में बढ़ जाएगी। इसके बाद नक्श या कंकूत, एक प्रणाली जिसके तहत फसलों के निरीक्षण और समग्र रूप से गांवों द्वारा किए गए पिछले भुगतानों के आधार पर मोटे तौर पर मूल्यांकन किया जाता था। मान लीजिए ओवरऑल आपका 10 सालों का हमने निकाल लिया कि नहीं, किसी साल आपने 15 किलो दिया तो अगले साल आपने 5 किलो दिया, किसी साल आपने 25 किलो दिया तो किसी साल आपने 20 किलो दिया। 10 सालों का अगर
औसत मतलब निकाला हमने तो 10 किलो प्रति ईयर आया, तो हम आपसे उसी औसत का ले लेंगे, ना हम सूखे की तरफ जाएंगे कि जिस साल सूखा पड़ा हमें वो वाला चाहिए, ना जिस साल बहुत बढ़िया फसल हुई मौसम अनुकूल था 25 किलो गेहूँ हुआ वो वाला चाहिए। एक जो आप बियर कर सके इतना हम आपसे औसत निकालेंगे। अब भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया, ये इंपॉर्टेंट है। पोलज पोलज प्रति चांचर बंजर, ये 4 भूमि थी। पोलज हर साल खेती होती थी। परती आज भी गांवों में आप देखिएगा तो कहेंगे इस साल हमने खेत परती कर रखा है। परती का मतलब होता था 1 या 2 साल के लिए खेत को खाली छोड़ देना। ये वैज्ञानिक पद्धति थी भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, कि आप अगर भूमि पर लगातार पानी खाद डालेंगे तो भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाएगी। तो ये एक प्राचीन काल से चला आ रहा तरीका है भूमि की उर्वरता को बनाए रखने का, कि नहीं परती छोड़ दिया हमने कि उसमें जितना मतलब पोषक तत्व फिर से बनने हैं मिट्टी में वो फिर से आ जाए, फिर से जीवित हो जाए। परती 2 साल में एक बार खेती की जाती थी। 2 साल में एक बार मतलब 1 साल करी 1 साल छोड़ दी। जब भूमि पर खेती की जाती थी तब पूर्ण पोलज दर से भुगतान लिया जाता था। मतलब मान लीजिए आपने 2020 में प्रति छोड़ दिया, आपने 2021 में इस पर खेती की, तो हम इसमें टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि आपने प्रति छोड़ दिया उस साल का। लेकिन इस साल का हमें टैक्स चाहिए और वो भी पूर्ण पोलज चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आधा अधूरा लेंगे, नहीं, उस साल का पूरा हमें उसी साल का चाहिए। चाचर 3 या 4 साल में एक बार जो होती थी उसको चाचर कहते थे। बंजर 5 या अधिक वर्षों में एक बार। यही बंजर भूमि वो इनाम भूमि के तौर पर लोगों को दान करता था, जिससे इस पर काम करें, वो उस भूमि को उपजाऊ बनाएं। उपजाऊ बनाएंगे वो टैक्सेशन में काम आएगा, लोगों के काम आएगा, रोजगार बढ़ेंगे, खाद्यान्न का उत्पादन अतिरेक होगा। कृषि प्राचीन काल में देखेंगे जब कृषि में खाद्यान्न का अतिरेक होता है तभी जाकर अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तभी जाकर लोग, जब आप पेट से मजबूत होंगे, आपकी भूख, आपका शारीरिक रूप से जो आपकी जो ज़रूरतें वो पूर्ण होंगी, तब आप दूसरे की तरफ देखेंगे। चाचर और बंजर दोनों का रियायती दरों पर मूल्यांकन किया गया था। ऐसा नहीं था कि नहीं एक रिजिडनेस रखी गई कि नहीं हम इतना चाहिए, रियायती दर से। भाई 5 साल है बंजर भूमि है तो कैसे ले लेंगे हम आपसे रिजिडनेस से, उसमें हमने लचीलापन कर रखा था अकबर ने। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। करोड़ी नामक अधिकारी, इसको थोड़ा साफ कर दें तो हम आपको समझाएं। ये है करोड़ी नामक अधिकारियों को पूरे भारत में नियुक्त किया गया था, जो कानूनगो द्वारा दिए गए तथ्यों और आंकड़ों को लेखांकन ऑडिट करने के लिए जिम्मेदार था। करोड़ी नामक अधिकारी पूरे भारत में नियुक्त किए गए, जो कानूनगो द्वारा दिए गए तथ्यों और आंकड़ों के लेखांकन ऑडिट संग्रह करने के लिए जिम्मेदार था। तो करोड़ी के हिसाब से ऑडिटर था, जो ऑडिट होती थी उनको संग्रह भी करता था। 17वीं शताब्दी के दौरान 2 नई फसलें तंबाकू और मक्का 17वीं शताब्दी के दौरान आई है। ये आलू और लाल मिर्च 18वीं शताब्दी में आए। ये तंबाकू बैन कर दिया था, तंबाकू के सेवन को जहांगीर ने। अकबर ने आमिल राजस्व अधिकारियों को किसानों के लिए प्रेरणा की तरह काम करने और जरूरत के समय किसानों को खेती के लिए बीज, सामग्री, मवेशियों आदि के लिए तकावी ऋण हमने अब बात कर चुके हैं पूरा, और उसे आसान किस्तों में वसूलने के लिए कहा। वही आसान किस्तें कि नहीं भाई आप 2000 रुपये आपने लिया अग्रिम ऋण 7%, वर्तमान में तो हम एक अलग अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन जैसे केसीसी है तो केसीसी का जो 7% है अगर आप नहीं देते हैं समय से, लेकिन अगर दे देते हैं तो 4%। ये है कि नहीं आसान कर दिया हमने, तो उसने भी उसको किस्तों में बांध दिया था कि धीरे धीरे आप दे दिया, जैसे जैसे आपका आय होती रहे उस ऋण की भरपाई आप करते रहिए। जिन किसानों के पास भूमि का मालिकाना हक था उन्हें खुद काश्त कहा गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, भूमि का मालिकाना हक जिनके पास था उनको खुद काश्त कहा गया, जो प्रथागत दरों पर भू राजस्व का भुगतान करते थे। अब मनसबदारी प्रणाली है, 2 पेज और है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा हमारा। मनसबदारी प्रणाली 11वें वर्ष, अकबर के शासन के 11वें वर्ष इसकी शुरुआत होती है। एक इक्तादारी प्रणाली थी जो सल्तनत काल में आई, ये मनसबदारी प्रणाली है। प्रशासन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एक आधार स्तंभ होता है
जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी ये जो IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा है, इस पर भी उन्होंने कहा था कि ये आधार स्तंभ है देश का, इसको बनाए रखना चाहिए। वैसे ही मनसबदारी भी उस समय का सिविल सर्विस ही थी, आप समझिए, सिविल सर्विस थी मुगल काल की, जो अकबर ने लागू की। अकबर ने अपने प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक अधिकारी को एक पद मनसब दिया गया, ठीक है। सबसे कम पद का मनसब 10 का था और कुलीनों के लिए उच्चतम 5,000 का था। तो मतलब सबसे कम 10 का, इसके बाद मैक्सिमम कुलीनों के लिए 5,000 का था। एग्जाम्पल, एक अपवाद भी है, ये 2 लोगों को मनसब 7,000 का दिया गया। एक राजा मान सिंह, दूसरा मिर्जा अजीज कोका। ये अकबर के चचेरे भाई थे। तो मान सिंह कौन, डिस्कस कर चुके हैं, अकबर के ससुर का पोता जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को हराया। मनसब का पद वंशानुगत नहीं था, ऐसा नहीं था कि आपको दे दिया गया, भाई सिविल सर्विस है तो ऐसा थोड़ी कि नहीं हम पास हो गए तो हमारे बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में मिल जाएगा। तो वंशानुगत पद नहीं, आपकी योग्यता पर था। सभी नियुक्तियों और पदोन्नति के साथ साथ बर्खास्तगी सीधे सम्राट द्वारा की जाती थी। पदों को 2 भागों में विभाजित किया गया। जो पद थे जात और सवार। एक जात था, ये 2 भागों थे आगे, एक सवार था। जात का अर्थ प्रशासन पदानुक्रम में किसी व्यक्ति की निजी स्थिति जिससे उसके वेतन का भी निर्धारण किया जाता था। जात का अर्थ क्या था, प्रशासन पदानुक्रम में किसी व्यक्ति की निजी स्थिति को जानना चाहता था। जात से उसका हायरार्की पता चलती थी प्रशासन में कि वो मान लीजिए 5,000 7,000 का मनसब है तो आप पहले ही कह देंगे ना सिर्फ 2 लोग हैं जो 7,000 के मनसब हैं, मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका। तो ऐसे ही अगर किसी को तो इम्पोर्टेंट हो गया कि नहीं ये वही है। ऐसे ही मान लीजिए 500 का मनसब है तो आपने कहा कि नहीं 500 जात, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये कहाँ स्टैंड करते हैं, इनका हायरार्की में कहाँ पर स्थान आता है, जिससे उनके वेतन का भी निर्धारण किया जाता था। इसी जात से उनके वेतन का निर्धारण होता था। घुड़सवारों की संख्या का बोध होता था जिससे बनाए रखना आवश्यक होता था। घुड़सवारों की संख्या भी इससे पता चलती थी। आधिकारिक पदानुक्रम में मनसबदार की स्थिति जात द्वारा तय की जाती थी, ये हम समझा चुके हैं। आदर्श रूप से 10-20 का नियम होता था। प्रत्येक 10 घुड़सवार सैनिक के लिए 20 घोड़ों को रखना होता था। 10:20। अगर 10 घोड़सवार सैनिक आपको मिल रहे हैं, जो जात अगर 10 है तो 20 आपको घोड़े में रखने होंगे, एक के लिए 2। ये आदर्श सिचुएशन थी। बाद में तो अभी देखेंगे कि शाहजहाँ और औरंगजेब के समय ये विकृत रूप धारण कर लेता है। वास्तव में मुगल मनसबदार दुनिया में सबसे अधिक भुगतान सेवा प्राप्त करने वाली सेवा बन गई। सबसे इम्पोर्टेंट मुगल जो सिविल सर्विस थी वो सबसे ज़्यादा वेतन भोगी हो गई। अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के अलावा मनसबदारों को घोड़ों, हाथियों, ऊँटों, खच्चरों, गाड़ियों का भी निर्धारित कोटा बनाए रखना पड़ता था। मुगलों की एकमात्र कमी एक मजबूत और प्रभावी नौसेना का अभाव था। यही जब हम बंदरगाह प्रशासन बता रहे थे तो उनके पास नौसेना नहीं थी, ये कमी थी। अलग अलग रैंक वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग शब्दावली होता था। जैसे मनसबदार, यही मनसबदार ही अलग अलग होते थे। जैसे आप कह दीजिए कि नहीं DM है, फिर SDM है, फिर तहसीलदार है, फिर नायब तहसीलदार है, फिर कानूनगो है, फिर लेखपाल है। तो ये है तो प्रशासन में ही ना, तो इनको मनसबदार मिलेगा। लेखपाल 10 मनसबदार, कानूनगो 20 मनसबदार, इसी प्रकार से नायब तहसीलदार 50 मनसबदार, तहसीलदार 100 मनसबदार, SDM 200 मनसबदार, इसके बाद DM 500 मनसबदार। तो इनके लिए अलग अलग पद बना दिया। ये उदाहरण है समझाने के लिए, हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे वो भाई एक ही थोड़ी कहा जाएगा। 500 मनसबदार जिसका उसको DM कह रहे हैं, 200 जिसका मनसबदार है उसको हम SDM कह रहे हैं, 100 जिसका मनसबदार है उसको हम तहसीलदार कह रहे हैं। ऐसे तो मनसबदार किसको कहते थे? 500 जात रखने वाला व्यक्ति मनसबदार होता था। अमीर किसको कहते थे? 500 से 2,500 तक का जो जात होता था उसको अमीर कहते थे। और अमीर उम्दा 2,500 या उससे ऊपर के व्यक्ति को अमीर उम्दा कहते थे। अब जागीरदारी व्यवस्था। इक्ता एक ऐसी संरचना थी, ये इक्ता प्रणाली, ठीक है, मनसबदारी नहीं, इक्ता हमने अभी डिस्कस किया था, ये सल्तनत काल में था। इक्ता एक ऐसी संरचना थी जिसमें 2 कार्य निहित था। पहला वो भू राजस्व इकट्ठा करना,
दूसरा उसमें एकत्रित भू राजस्व को वेतन के रूप में अपने अधिकारियों में वितरित करना। समझ गए? भू राजस्व इकट्ठा करेंगे फिर अपने अधिकारियों में बांटेंगे। यह राज्य सेवाओं के अधीन रईसों के लिए विशेष क्षेत्र के राजस्व एकत्रीकरण की प्रणाली थी। अब जमींदारों के साथ जागीरदारों के साथ जमींदार ऐसे लोग थे, जागीरदारों के साथ, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी 2019 में कि जमींदार और जागीरदार में क्या फ़र्क है। अब देखिएगा सीधा सवाल मिलेगा। जागीरदारों के साथ जमींदार ऐसे लोग थे जिनके पास भूमि के उत्पादन का वंशानुगत अधिकार था। जमींदार ऐसे लोग थे जिनके पास भूमि के उत्पादन का वंशानुगत अधिकार था और वह देश के विभिन्न हिस्सों में 10 से 25% तक उपज का प्रत्यक्ष हिस्सेदारी का दावा करते थे। जो भी उपज होगी वंशानुगत अधिकार है, पिता के बाद पुत्र को मिलेगा उपज के में, और 10 से 25% अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, ये उनको हिस्सेदारी थी। जमींदारों ने भू राजस्व के संग्रह के रूप में जागीरदारों की सहायता भी की। उनकी अपनी सशस्त्र सेनाएं थी। एक बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जमींदार उन सभी जमीनों का मालिक नहीं था जिसमें उसकी जमींदारी शामिल थी। 100 गांवों की जमींदारी है, इसका मतलब ये नहीं कि उस 100 गांवों की जो ज़मीनें हैं वो उसकी हैं। वहाँ के लोगों के अलग अलग नाम दर्ज हैं जमींदारी में। ऐसा नहीं, जमीन कहते हैं जमींदार साहब हैं भाई, क्योंकि वो राजस्व का कलेक्शन कर लेते थे, वो सहज हो जाता था किसी भी प्रशासन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि जिन ज़मीनों से वो टैक्स वसूल रहे हैं वो ज़मीनें उनकी हैं ना, वो ज़मीनें वहाँ के किसानों की हैं। ठीक है। जिन किसानों ने वास्तव में भूमि पर खेती की थी उन्हें तब नहीं हटाया जा सकता था जब तक वे भू राजस्व का भुगतान नहीं करते थे। इस प्रकार जमींदारों और किसानों के पास भूमि में अपने वंशानुगत अधिकार थे। ठीक है। अब धार्मिक नीति यहाँ पर लिखा हुआ है, विंसेंट स्मिथ ये कहता है अकबर की मूर्खता का प्रतीक था। अकबर की धार्मिक नीति अकबर की मूर्खता का प्रतीक था। अब पढ़ते हैं इस पर। 1575 ईस्वी में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना प्रार्थना का हॉल निर्माण किया। ठीक, 1575 में इबादत खाने का निर्माण, इसके बाद उसमें प्रार्थना हॉल, इबादत खाना, इबादत माने प्रार्थना, जहाँ अकबर ने सभी धर्मों जैसे हिंदू, जैन धर्म, ईसाई, पारसी धर्म आमंत्रित किया। वहाँ के सारे विद्वान आए, बैठे, वार्तालाप करें, अपने अपने धर्म की कुछ अच्छाई, कुछ गलत बातें, जो भी हो आप चर्चा करें इस पर। उनके साथ धार्मिक विचार विमर्श किया। कुछ प्रमुख विद्वान, इस पर जो कुछ प्रमुख विद्वान थे उस पर कौन कौन से थे देखिए। पुरुषोत्तम दास हिंदू थे, दस्तूर महारजी राणा फारसी थे, हीरा विजय सूरी जैन थे, एक्वावा और मोन्सेरट ईसाई थे। ये पूछा जा चुका है कि इबादत खाने में ईसाई प्रतिनिधि, ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया? एक्वावा और मोन्सेरट ने। उन्होंने राजनीतिक मामलों में मुस्लिम उलेमाओं के हस्तक्षेप को नापसंद किया। उन्होंने मतलब किसने? अकबर ने। अकबर ने मुस्लिम उलेमाओं के हस्तक्षेप को नापसंद किया। 1579 में उसने इनफ्लाइबिलिटी डिक्री, मजहर कहते हैं इसको, मजहर की घोषणा की, जिसके द्वारा अपनी धार्मिक शक्तियों का दावा किया। मतलब धार्मिक रूप से अकबर सर्वोच्च हो गया। अकबर ने एक मजहर की घोषणा की 1579 में। मजहर मतलब धार्मिक घोषणा कि नहीं, अब धार्मिक रूप से सर्वोच्च मैं हूँ। 4 साल उसने यहाँ पर समझा। 1575 से उसने सारी चीज़ें समझना शुरू किया कि नहीं, हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या कहते हैं, ईसाई में क्या है। इसके बाद कहता है नहीं, अब सर्वोच्च मैं हूँ, प्रबुद्ध। 1582 में 2-3 साल बाद फिर से देखिए प्रयोग करता है। दीवान इलाही, तौहीद इलाही, ईश्वरी एकेश्वरवाद नामक एक नया धर्म। इसका अर्थ है एकेश्वरवाद। दीवान इलाही, इसका अर्थ है कि नहीं, एकेश्वरवाद पर बल होगा। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म की तरीके एक ईश्वर पर विश्वास है। इसने एक नया धर्म चलाया जो ईश्वर और सुलह कुल शांति में विश्वास करता था। सुलह कुल नीति थी उसकी, अकबर की सुलह कुल नीति थी। धार्मिक रूप से अकबर सुलह कुल नीति का पालन करता था। सुलह कुल मतलब शांति प्रिय नीति थी। इसमें सभी धर्मों के महत्वपूर्ण और तर्कसंगत बातों को शामिल किया गया। हालांकि उसका नया विश्वास विफल साबित हुआ, जो उनकी मृत्यु के बाद समाप्त हो गया, विफल हो गया।
और जैसे ही मृत्यु हुई उसका धर्म समाप्त हो गया। इसीलिए वो कहता है विंसेंट स्मिथ कि नहीं, अकबर की मूर्खता का प्रतीक था उसका दीवाने इलाही है, तौहीद इलाही। यहाँ तक कि अपने जीवन काल के दौरान इसमें केवल बीरबल, अबुल फजल और अबुल फैजी एकमात्र हिंदू शामिल हुआ था, सिर्फ बीरबल। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अबुल फजल, अबुल फैजी भाई भाई हैं, इतने लोग अनुयायी थे। अबुल फजल जिन्होंने आईन अकबरी और अकबरनामा लिखा। अकबरनामा का ही हिस्सा है आईन अकबरी। अकबरनामा आदम काल से लेके मुगल काल का पूरा बताता है और आईन अकबरी अकबर के कार्यकाल के बारे में बात करता है। फैजी जो है कट्टर कवि अबुल फजल का भाई था। फ़कीर आजियाओ दीन जो एक सूफ़ी फ़कीर थे, अकबर के मुख्य सलाहकारों में एक थे। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है कि नहीं अकबर के मुख्य सलाहकार कौन से फ़कीर थे, ऐसा सवाल आया नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आजियाओ दीन सूफ़ी फ़कीर थे। तानसेन एक महान संगीतकार थे जिन्होंने राजा रामचंद्र के दरबारी संगीतकार के रूप में काम किया। ये क्वेश्चन आया है। तानसेन कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। तो वहाँ ग्वालियर के राजा रामचंद्र के यहाँ ये दरबारी संगीतकार थे। उन्होंने सूफी रहस्यवाद संत मोहम्मद गौस से प्रेरित होकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। तानसेन ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया किससे प्रेरित होकर? संत मोहम्मद गौस से। राजा बीरबल, ओरिजिनल नाम महेश दास। आया हुआ सवाल है कि बीरबल का वास्तविक नाम, ऐसे ही तानसेन का वास्तविक नाम राम तनु पांडे, ये पूछा हुआ सवाल है, तो दोनों के नाम आप ध्यान रखिएगा। बीरबल महेश दास एक दरबारी थे जिसे अकबर ने राजा और बीरबल दोनों की उपाधि दी। अकबर ने राजा और बीरबल दोनों की उपाधि दी। वह उत्तर पश्चिम सीमाओं पर यूसुफ शाही से लड़ते हुए दिवंगत हो गए। ठीक है। राजा टोडरमल एक वित्त मंत्री थे। ठीक, उन्होंने राजस्व प्रणाली की अनदेखी नहीं की थी। यह थोड़ा सा गलत है, मिसप्रिंट है यहाँ पर। राजस्व प्रणाली पूरा देखा उन्होंने। पहले उन्होंने शेरशाह सूरी के अधीन काम किया। उन्होंने मानक, भार और माप राजस्व जिलों अधिकारियों का परिचय दिया। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीवान अशरफ की उपाधि दी। ये इम्पोर्टेंट है। 1582 में। अब ये क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा कि ऊपर में से किसको अकबर ने दीवान अशरफ की उपाधि से सम्मानित किया? अब ध्यान आए तब तो दीवान अशरफ का मतलब राजा टोडरमल। राजा मानसिंह मनसबदार और अकबर के ससुर के पोते थे। ये वही मानसिंह है। 7000 मनसब, हल्दी घाटी का युद्ध, राणा प्रताप को हराया। ठीक है, 7000। 3 चीज़ें हैं। अकबर के ससुर के पोते थे। अब्दुल रहीम खाने खाना, शुरू में डिस्कस किया था। बैरम खान खाने खाना, और यहाँ बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम खाने खाना महान कवि थे। हालांकि वे जन्म से मुस्लिम किंतु कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने 12 नामा का तुर्क में अनुवाद किया। वह बैरम खान के बेटे थे। तुर्की में अनुवाद बाबरनामा का, 12 नामा नहीं, सॉरी, बाबरनामा इम्पोर्टेंट है। मिर्जा अजीज कोका, जिसे खान ए आजम के नाम से भी जाना जाता है, वे प्रमुख रईसों में से एक व अकबर के भाई थे। ये भी 7000 का मनसब बताए थे 2 लोगों को। उन्होंने गुजरात के सूबेदार के रूप में काम किया। ठीक, हो सकता है कि 1-2 जगह कुछ अशुद्धियाँ हों। हाँ, जैसे ये एक पॉइंट है, इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि गलत है कि अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा को तुर्क में अनुवाद किया। नहीं, क्योंकि बाबरनामा मूल रूप से तुर्की भाषा में ही लिखी गई। ये गलत पॉइंट यहाँ पर है। बाबरनामा तुर्की में ही लिखी गई। बाबर ने तुर्की भाषा का प्रयोग किया था और इसका अनुवाद फारसी भाषा में रहीम ने किया, अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। ये है, इसको आप शुद्ध कर लीजिएगा अपने लिए। ठीक है। अब हमारे अकबर से संबंधित जितनी चीज़ें थी कॉन्सेप्चुअल, वो हमने इसमें क्लियर कर लिए। अब फैक्ट के रूप में जो भी सवाल आए हैं वो अभी हम मध्यकाल पूरा ख़त्म करने के बाद घटना चक्र पुनरावलोकन के पूरे सवाल आए हुए आपको हम करा देंगे वीडियो में। अगली क्लास में हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है जहांगीर पर लेक्चर आए या हो सकता है कि शेरशाह सूरी पर आए, क्योंकि आगे बढ़ने से अच्छा है कि पहले पीछे वाला कवर कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ समझ में अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कहीं कुछ गलत लग रहा हो कि नहीं, कुछ चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है या कुछ और जानना चाह रहे हैं किसी
किसी विषय पर जानना चाह रहे हैं, किसी विषय टॉपिक पर जानना चाह रहे हैं, तो कमेंट करिए, लाइक करिए, हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।